तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो दो वर्डों से मिल करके बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है, देन उसके बाद एनालिसिस। तो दोनों वर्ड्स का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहले सर स्ट्रक्चर क्या होता है, देन एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर वर्ड की, तो कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर हो, आप अगर कभी दिल्ली, मुंबई या फिर अगर बड़ी सिटी में रहते हो या फिर आप वहाँ पे गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की बिल्डिंग्स वहाँ पे होती हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं आप लोग की, जिनको हम फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सही है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंबर प्लस के जॉइंट से मिल करके बना हुआ होता है, या फिर हम ये बोलें कि कनेक्शन से मिल करके बना हुआ था। कोई भी जो स्ट्रक्चर होगी वो मेंबर और जॉइंट से मिल करके बनी होगी। जैसे कि अभी मैंने अगर ये स्ट्रक्चर बनाई, सपोज ये कोई मैंने स्ट्रक्चर बनाई, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 1 मेंबर हो गया, 2 हो गया, 3 मेंबर हो गया। साथ में यहाँ पे क्या, इन पे कुछ कनेक्शंस भी हमने दिए हुए हैं, तो इनको कनेक्शंस या फिर हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो 3 मेंबर और 4 जॉइंट यहाँ पे हैं हमारे पास, तो इनको मिला करके जो हमारी बनी है, कोई भी क्या बनी, स्ट्रक्चर बनी है। अब मेंबर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, तो बीम हो सकता है, कॉलम हो सकता है, टाई मेंबर हो सकता है, स्ट्रक्ट हो सकता है। ये सब के सब मेंबर आप लोग के हो सकते हैं। और भी मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट वगैरह हो सकती है। तो वो मैंने सिर्फ मेजर मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें जॉइंट की, तो जॉइंट में आप लोग का पिन जॉइंट हो सकता है, पिन जॉइंट है, हिंज जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, रिजिड जॉइंट आप लोग का हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सपोर्ट आप लोग की हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को क्या प्रोवाइड कराती हैं, वहाँ पे कनेक्शन या सपोर्ट वहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड कराती हैं। तो इन सबको मिला करके क्या बनती है, हमारी स्ट्रक्चर बनती है। अब अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो देखिए एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही स्ट्रक्चर एनालिसिस है। तो अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस है तो स्ट्रक्चर का मतलब तो हमको पता चल गया। अब इस पे एनालिसिस क्या करना है, तो देखिए एनालिसिस का मतलब होता है टू फाइंड द अननोन फोर्सेस, मूवमेंट, रिएक्शन, सो दैट स्ट्रक्चर कैन बी डिज़ाइन। अब देखिए आपको मालूम होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर है। अब हमको लोड उस पर मालूम है कि हमारे पास लोड उस पर आने वाला है, सपोज 200 किलो न्यूटन लोड आने वाला है। तो स्ट्रक्चर पे हमको मालूम है कि कितना लोड हमारा आने वाला है। तो हम उस स्ट्रक्चर की हम रिएक्शन निकालेंगे, अननोन फोर्सेस निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, कि क्या जो रजिस्टिंग मूवमेंट है या जो रिएक्शंस हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि नहीं, जो लोड आने वाला है स्ट्रक्चर पे उसको बियर कर सकें। अगर हमारी स्ट्रक्चर जो लोड आने वाले हैं स्ट्रक्चर पर, अगर उसको बियर नहीं कर सकती है, उसको सहन नहीं कर सकती है, तो हमारी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमारा मेन मकसद जो रहेगा, जो स्ट्रक्चर पर अननोन फोर्सेस हैं, मोमेंट्स हैं, रिएक्शन है, उनको फाइंड आउट करना, ताकि हम अपनी स्ट्रक्चर को आसानी से आरसीसी में जा कर के डिज़ाइन कर सकें, स्टील में जा कर के, स्टील सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जा कर के हम डिज़ाइन कर सकें। इससे पहले सब्जेक्ट में हमने सोम में देखा था, जो हमारे डिफॉर्मेबल मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना था। तो ये सारी चीज़ें हमने मटेरियल्स की जान ली थी, प्रॉपर्टीज़ कैसे स्ट्रेस आती हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे उनमें रिएक्शन जो लोड की वजह से आने वाली हैं। फिर उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैपेबल है लोड को रजिस्ट करने के लिए। फिर उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे और अपना आरसीसी में जा कर के अपनी स्ट्रक्चर को वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा हमारा प्रोसेस होने वाला है। तो सपोज हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, सपोज ये कोई हमारे पास बीम था, इसके ऊपर हमारा यूडीएल लोड लगा हुआ था। अब यूडीएल लोड जब लगा हुआ था तो ये किसी के ऊपर तो रखा हुआ होगा ना, ये बीम है, तो यहाँ पे मान लो ये कॉलम के ऊपर रखा हुआ था। किसके ऊपर रखा हुआ था, कॉलम्स के ऊपर रखा हुआ था। तो जब मैं इसको बीम को कॉलम से अलग करूँगा, तो हमको मालूम है ये बीम जो है इसके ऊपर एक लोड लगा रहा होगा, है कि नहीं। बीम जो है, ये जो बीम है, ये कॉलम के ऊपर एक लोड लगा रहा होगा। बदले में ये कॉलम क्या कर रहे होंगे, तो कॉलम जो है बीम पे एक रिएक्शन लगा रहे होंगे। बीम क्या है, बीम पे एक रिएक्शन लगा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा कोई भी वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम जब आगे चलेंगे तो मैं आप लोग को फ्री बॉडी डायग्राम भी बताऊंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप लोग को मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से एक्शन के बदले में रिएक्शन अप्लाई होती है, और हमारी उस रिएक्शन की वजह से ही हमारा क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं।
फाइंड आउट द रिएक्शन लोड इज़ नोन, क्योंकि हमको फाइंड आउट करनी रिएक्शन और लोड हमको पता होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड आने वाला है, उसके बदले में हम रिएक्शन तो अपनी फाइंड आउट कर ही सकते हैं। साथ में नाउ ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी एंड नो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। और हम सोम के अंदर अपना पढ़ चुके हैं, सोम के अंदर क्या होता था, कोई भी हमारे पास बीम होता था, फ्रेम होता था, तो उस केस में हम अपना एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर लेते थे, और एसएफडी और बीएमडी से हम ये पता कर लेते थे कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा, और वहाँ पे उसके बाद हम उसकी नेचर भी पता करते थे कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो वहाँ पे सैगिंग नेचर आता था हमारा इस तरीके का, और अगर होगिंग है तो वहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का नेचर आता था। ये हम इसलिए पता करते थे वहाँ पे एस एफ डी एंड बी एम डी बना करके, क्योंकि हमको मालूम है सपोज अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, अब इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर यहाँ पे पॉइंट लोड आ रहा है, तो हमको मालूम है ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं, डिफ्लेक्ट करेगा, तो ऊपर टेंशन आ रही, नीचे कंप्रेशन, तो हमको एस एफ डी एंड बी एम डी बना करके ये पता चल जाता था कहाँ पर यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग आ रहा है और कहाँ पर वहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है। तो अगर सपोज हमको पता चल गया ऊपर यहाँ पर टेंशन आ रही, तो हम इतना कर सकते हैं कि जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर प्रोवाइड कराएंगे। स्टील रेनफोर्समेंट क्या करेंगे, अपना न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो हमारी टेंशन है वो कंक्रीट टेंशन में वीक होती है, तो ताकि वो जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराई है वो उसको ईजिली कैरी कर सके और हमारी स्ट्रक्चर सेफ हो सके। इसलिए अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे टेंशन जोन में अपनी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज हमारे पास क्या है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वो इस तरीके से डिफॉर्म होगा, तो इस तरीके से अगर डिफॉर्म होगा तो ऊपर हमको मालूम है क्या आएगा, ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारा वहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा हमको मिल जाता था। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, और कैंटिलीवर बीम है तो ऊपर टेंशन और नीचे कंप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, टेंशन में और टेंशन जोन में हम अपनी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जो हमारी कंक्रीट थी या फिर स्ट्रक्चर थी आरसीसी की, वो हमारी वीक थी किसमें, जो सीसी की स्ट्रक्चर थी वो वीक थी टेंशन में, तो वहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे और वो स्ट्रक्चर हमारी सेफ हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते समय हम कुछ अपने अजम्पशंस लेकर के चलते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि ईच एंड एवरी मेंबर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। देखो भाई, अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाई, सपोज आपने ये कोई स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, अब आप अगर आपने स्ट्रक्चर बना दी तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि ये बीम जो है इधर उधर भाग सके या कॉलम इधर उधर भाग सके, ये थोड़ी ना आप चाहोगे। आप हमेशा यही कोशिश करोगे कि स्ट्रक्चर का जो भी मेंबर आपने बनाया है वो स्ट्रक्चर का मेंबर इक्विलिब्रियम में रह सके, वो स्टेबल रह सके, ठीक है, वो अनस्टेबल ना हो, ताकि लोड आए तो लोड के आने की वजह से कभी इधर भाग जाए तो कभी इधर भाग जाए, हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, है कि नहीं। तो हमको मालूम है कि अगर मान लो कि कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, सपोज कोई बॉडी थी और कोई बॉडी रेस्ट में है, और इस पर एन नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, और इधर से हमने इस पर मोमेंट भी लगा दिया, तो इतना सा फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉडी क्या आप लोग की रेस्ट में ही रहनी चाहिए, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में ही रहनी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी हमारी कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में, कहीं भी इस पर कोई भी इसमें किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ का हम अपना ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर का मेंबर हो, वो हमेशा किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इस चीज़ का हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। और हमको मालूम है कि अगर हमको कोई भी मेंबर इक्विलिब्रियम में रखना है तो 2D स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, और 3D स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 6 इक्वेशंस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे पास, अगर हम बात करें, सपोज ये हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, ये मान लो कोई बीम है हमारे पास, तो अगर ये 2D है, 2D बीम है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम वहाँ पे हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं जिनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बोलते हैं। इन चीज़ को समझते चलना, एक एक चीज़ को लिंक करते चलना बस आप। तो पहला होता है हमारा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, सेकंड होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, और तीसरा होता है मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस जीरो। मतलब अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे उन सबको जीरो कर देंगे, समेसन जीरो ले लेंगे। वाई एक्सिस में जितने भी फोर्स होंगे उन सबको जीरो ले लेंगे। लेकिन जेड एक्सिस तो ये होगी ना, जेड एक्सिस ये होगी जो बाहर की तरफ निकल करके आएगी, कहाँ की तरफ निकल करके आएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट आएगा उसको भी हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे।
इस चीज़ को आपको समझना। बाहर कैसे निकल करके आएगा, तो जैसे मैंने सोम में भी आपको बताया था, सपोज ये अगर हमारे पास कोई व्हील है तो इस व्हील का एक्सेल होता है, एक्सेल जिसको हम धुरी बोलते हैं एक्सेल। तो वो एक्सेल आपने देखा होगा, इसमें आर पार होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं, एक्सेल इस तरीके से आर पार होता है इस व्हील में। तो इस व्हील में जो एक्सेल होता है उसके अबाउट, उसके वो जो होती है उसकी एक्सिस, वो जेड एक्सिस होती है। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो है वहाँ पे मोमेंट हमारा जीरो होना चाहिए। तो इन तीन इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी हम बोलते हैं, या फिर इनको हम बोलते हैं थ्री इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स भी हम इनको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो 3D स्ट्रक्चर में आप लोग का समेसन ऑफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो भी जीरो, वर्टिकल फोर्स भी जीरो, और जेड एक्सिस के अबाउट जो फोर्स होंगे वो भी आप लोग के जीरो होंगे। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस भी जीरो होंगे। साथ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोमेंट भी एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट वो भी क्या होंगे, आप लोग के जीरो होंगे। तो यहाँ पर टोटल आप लोग को कितनी इक्वेशन मिलती हैं, 6 इक्वेशन मिलती हैं। इन सब इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। मैं आप लोग को बोलूँगा कि 2D में जो होती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स कितनी होती हैं, तो आप लोग बोलोगे 3 होती हैं। 3D में अगर हम पूछेंगे 3D में कितनी होती हैं, तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए 6 इक्वेशन होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम है, अगर 3D है तो 3D में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, फोर्स भी अपना जीरो लेंगे, तीनों एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी और जेड एक्सिस के अलोंग भी। साथ में क्या है, जो भी मूवमेंट आ रहा होगा एक्स एक्सिस के अलोंग उसको भी समेसन जीरो लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो भी मूवमेंट आ रहा होगा उसको भी हम जीरो लेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो भी मूवमेंट आ रहा होगा उनको भी हम जीरो लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा, अभी ये फर्स्ट ईयर जंक्शन चल रहा था, जो मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तो उसके लिए कितनी कितनी इक्वेशन होती हैं। 2D में 3 इक्वेशन होती हैं और 3D में 6 इक्वेशन होती हैं, जिनको हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 अजम्पशन हो गए हमारे। थर्ड अजम्पशन, सॉरी 1 अजम्पशन हो गया। थर्ड अजम्पशन आता है हमारे पास, देयर शुड बी नो, देयर शुड नॉट बी एनी रिजिड बॉडी मूवमेंट दैट इज़ मैकेनिज्म। यानी कि हमारा क्या है कि अगर बीम है, ठीक है, अगर बीम है या कोई भी हो सकता है फ्रेम हो, उसमें हमारा क्या है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी कहीं पे मूव कर जाए। ध्यान से देखना, ये मूवमेंट लिखा हुआ है ना कि मूवमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसको घुमाना नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहा है। ऐसा ना हो कि अगर इधर भी हमने रोलर सपोर्ट दे दी और इधर भी हमने रोलर सपोर्ट दे दी और बॉडी पे इस तरीके से कोई इंक्लाइन हमने फोर्स लगाया, तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है, आगे भाग जाएगी। और मैंने आप लोगों को बोला था स्ट्रक्चर का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी रिजिड पार्ट जो है, रिजिड बॉडी जो उसका मूवमेंट हो। तो ये हमको अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस में ध्यान रखना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो किसी भी तरीके का वहाँ पे मैकेनिज्म ना हो। साथ में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर मस्ट बी फुलफिल और सर्व ऑल द पर्पज़। और जो हमारी स्ट्रक्चर है, जिस भी पर्पज़ के लिए हमने बनाई है, जिस भी जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उस स्ट्रक्चर को बनाने का, वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य है, हमने स्ट्रक्चर बनाई है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उद्देश्य हमारा हो सकता है उस स्ट्रक्चर को बनाने का। क्या हो सकता है कि हमने एक बिल्डिंग बना दी और हमने डिसाइड करा कि उसमें 200 पर्सन रह सकते हैं या 300 पर्सन रह सकते हैं, तो उसका हमने एक अपना ऑब्जेक्ट रखा कि 300 पर्सन रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे 350 आ गए, 400 500 आ गए तो फेल कर जाए, तो उतना हमको लेकर के चलना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा उद्देश्य है उस स्ट्रक्चर को बनाने का फुलफिल का, वो हमारा होना चाहिए। तो ये 3 अजम्पशंस मेनली हम अपनी स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ते समय अपने दिमाग में रखते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मैकेनिक्स नहीं पढ़ रखी है तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोग के साथ मैकेनिक्स का जो है थोड़ा सा बेसिक पोर्शन आप लोग के साथ स्टार्ट करूँगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम जो भी सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक अपना जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट्स अपनी और रिएक्शंस को देखेंगे। उसके बाद हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद हम लोडिंग अपना डेली लाइफ में, यानी कि हमको ये तो पता होता है पॉइंट लोड है, ये यूडीएल है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, लेकिन इन लोड को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ पर देखते हैं, तो उसको हम अपनी डेली लाइफ से भी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बताया कि सपोर्ट और रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सपोर्ट और रिएक्शन की बात करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। किसकी बात करते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट की। तो देखिए हम जो फिक्स्ड सपोर्ट अपनी बुक में देखते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। हमारे पास बीम है, इसका एक एंड लिया हमने और उसको इस तरीके से फिक्स कर दिया। अब हमको मालूम है, देखिए ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। जहाँ पे हमारा
रजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पे हमारी रिएक्शन आएगी, वहाँ पे क्या आएगी, रिएक्शन। और जहाँ पे रिएक्शन आएगी वहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। जहाँ पर हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वहाँ पे हमारी रिएक्शन आएगी, और जहाँ पर हमारी रिएक्शन आएगी वहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे कि अभी हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो इस पर आप कोई लोड लगाओगे तो ये नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि नीचे से हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है। तो वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही लोड आया, एक्शन आया, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आया, और रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में आया, वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से वर्टिकल रिएक्शन आएगी, और ये वर्टिकल रिएक्शन क्या है, इस बीम को नीचे नहीं आने देगी। अगर नीचे नहीं आने देगी तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर बॉडी यहाँ पे है तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी यहाँ पे आ जानी चाहिए, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि उसकी बॉडी की पोजीशन में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो कि इसको हम इधर धकेलना चाहें बीम को, तो इधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से हमको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इधर भी रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस आएगा तो रिएक्शन, तो यहाँ पे भी कोई भी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वैसे ही अगर आप इसको इधर रोटेट करना चाहोगे तो इधर भी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इधर से हमको रेजिस्टिंग मूवमेंट लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये हमारे पास रजिस्टिंग मूवमेंट होता है जिसको हम एम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इधर से मूवमेंट आएगा और इधर से हमारे पास एम रजिस्टिंग मूवमेंट आएगा। अब इसको हम सर डेली लाइफ में कहाँ पर देखते हैं अपना, तो देखो इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अगर सपोज इधर एक वॉल है और इधर भी एक वॉल है, तो ये हमारे पास कोई भी एक बीम मेंबर था, ठीक है, आई सेक्शन था। तो इस आई सेक्शन को हमने क्या करा, इधर देखो बोल्ट लगा कर। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने ये इस तरीके से है और आपने यहाँ पे एक बोल्ट लगाया है, तो एक बोल्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट कर जाएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इस तरीके से ना करके यहाँ पे बेल्डिंग कर देते हो। तो जब आप यहाँ पे बेल्डिंग कर देते हो तो ये आपका जॉइंट जो होता है वो फिक्स जॉइंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे बोल्ट आप नहीं लगाते हो तो ये आप लोगों का फिक्स जॉइंट की तरह बिहेव करता है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बेल्डिंग करना, आप एक काम करो, वहाँ पे आप एक से ज़्यादा बोल्टिंग कर दो। ठीक है, तो ज़्यादा बोल्ट अगर आप लगा दोगे तो अब भी आप लोग का जॉइंट क्या है, किसकी तरह बिहेव करेगा, फिक्स जॉइंट की तरह। तो या तो आप बेल्ट कर दो, या मोर देन आप लोग क्या करो, वहाँ पे 1 बोल्ट, वहाँ पे 2 बोल्ट वहाँ पे लगा दो। तो वो आपका जॉइंट जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, फिक्स्ड सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वॉल के साथ ही क्या है, इस मेंबर पे यहाँ पे बोल्टिंग की हुई है, यहाँ पे बोल्ट लगाए हुए हैं, और बोल्ट भी मोर देन, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे बोल्ट लगे हुए हैं यार। ठीक है, तो ये आप लोग के पास है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे भी दिखाया, अगर आप बेल्डिंग करना चाहो तो इस तरीके से बेल्डिंग भी कर सकते हो। ये आप लोग का सपोज कॉलम था, ये बीम था, तो यहाँ पे आपने इस पर बेल्ट कर दिया। तो इसकी वजह से होगा कि अगर आप इस टाइप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखने को मिलेगी, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर आपका कोई लोड लगा हुआ था पी, यहाँ से सेंटर से ई डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे एक मोमेंट भी आएगा जो कि आप लोग का पी ई होगा। लेकिन पी मोमेंट को इधर से हमारा रेजिस्टिंग मोमेंट क्या कर लेगा, उसको रजिस्ट कर लेगा, इसको इधर भी नहीं जाने देगा। और वर्टिकल लोड जो रहेगा पी, और इधर से इसको वर्टिकल रिएक्शन जो है हमारी वो बैलेंस कर लेगी। सही है नहीं, तो इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस रहेगा, फिक्स जॉइंट रहेगा, या फिक्स सपोर्ट हमारी रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट क्या होती है, कुछ इस तरीके की हमारे पास, इसको हम बुक्स में अपना या फिर हम क्वेश्चंस में हिंज सपोर्ट को इस तरीके से अपना रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास हिंज सपोर्ट होती है, अगर ये क्या करती है, अगर कोई भी लोड इस मेंबर पे आएगा, इस बीम पर आएगा, तो उसको ये नीचे नहीं जाने देगी। ठीक है, और इधर जाने की बात करें तो इधर भी नहीं जाने देगी। यानी यहाँ पे वर्टिकल में भी हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी और हॉरिजॉन्टल में भी रिएक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये हिंज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे लोड लगाओगे तो ये इसके अबाउट इसको इस तरीके से रोटेट जरूर कर देगी, थीटा डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देगी। मतलब यहाँ पे रजिस्टेंस जो मिलेगा मूवमेंट का वो नहीं मिलने का है। अगर आप इसको इधर घुमाओगे तो ये घूम जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा हमारे पास। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। और वर्टिकल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेंबर हमारा क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, और रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होगा, जीरो। इसको हम कहाँ पे देखते हैं अपना डेली लाइफ में, देखो तो हावड़ा ब्रिज अगर आपने देखा हो सिडनी का, तो वहाँ पे है क्या, इस तरीके से हमारे पास हिंज सपोर्ट है। ये क्या हिंज सपोर्ट है हमारे पास। क्या ये मेंबर इस तरीके से इधर चला जाएगा, नहीं जाने का। क्या ये मेंबर इस तरीके से इधर चला जाएगा, नहीं जाने का। तो यहाँ पे देखो दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में आप लोगों को क्या है, वहाँ पे
रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये जो जहाँ पे भी इधर फिक्स होगा, जहाँ पर भी ये मेंबर इस तरीके से फिक्स होगा, अगर उसको यहाँ से हटा दिया जाए तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट जरूर कर जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट जरूर कर जाएगा। तो यही तो आप लोग की होती है हिंज सपोर्ट, जहाँ पर वर्टिकल में रेजिस्टेंस मिले, हॉरिजॉन्टल में रेजिस्टेंस मिले, लेकिन जो रजिस्टिंग मूवमेंट है वो जीरो होना चाहिए। सही है कि नहीं? तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ रजिस्टिंग मूवमेंट, मैं बार बार रजिस्टिंग मूवमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आप लोगों का वहाँ पे अप्लाइड मूवमेंट हो सकता है, जो आपकी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पर अगर आप बाहर से कोई मूवमेंट लगाना चाह रहे हो अपनी तरफ से तो मूवमेंट लगा सकते हो, लेकिन ये सपोर्ट रजिस्ट नहीं करेगी। जो रजिस्टिंग मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, इसलिए हम हिंज सपोर्ट पर अपनी 2 रिएक्शन काउंट करके चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड सपोर्ट पर हम कितनी रिएक्शन काउंट करके चलते हैं? अपनी 3 रिएक्शन काउंट करके चलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि इसको यहाँ पे भी देखिए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे समझा था, यहाँ पे हमने बेल्डिंग किया हुआ था, तो अब हमने बेल्डिंग ना करके यहाँ पे अपना एक पिन जॉइंट दे दिया, ठीक है। एक सिंगल रिविट हमने यहाँ पे लगा दिया, सिंगल वोल्ट हमने लगा दिया, और ये हमारे पास कॉलम था, ये हमारे पास बीम था। तो जो आपने यहाँ पे सिंगल रिविट वगैरह लगाया, जब आप यहाँ पे एक पी अमाउंट का लोड लगाओगे तो ये मेंबर आप लोगों का कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप लोग का ये मेंबर ऐसे लोड लगाओगे तो ये कहीं नहीं भागेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी। इसको नीचे लेके आना चाहोगे पूरे के पूरे मेंबर को तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी। लेकिन ये मेंबर आप लोग का इस पॉइंट के अबाउट रोटेट जरूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि हिंज सपोर्ट कोई भी मूवमेंट रजिस्ट नहीं करती है। जब हिंज सपोर्ट कोई भी मूवमेंट रजिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पे जो रजिस्टिंग मूवमेंट हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रखना, हिंज सपोर्ट पर हमेशा हमारी कितनी रिएक्शन आती हैं? तो 2 रिएक्शन आती हैं। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपना रोलर सपोर्ट पर। रोलर सपोर्ट क्या होती है हमारे पास? तो देखिए, रोलर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास रोलर सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी जो रोलर सपोर्ट होती है, अगर आप इस मेंबर पे इस साइड फोर्स लगाओगे तो ये आप लोग का पूरा आगे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि रोलर है। रोलर सपोर्ट आपने बताऊँ कहाँ देखी होगी? जो कूलर वगैरह होते हैं, कूलर कूलर होते हैं, जो कूलर होता है बड़ा सा, इस तरीके कूलर होता है, यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है, तो यहाँ पे देखा होगा आपने रोलर्स लगे हुए होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप उसको धक्का मारते हो वो उस डायरेक्शन में चला जाता है कि नहीं रोलर? तो रोलर क्या आप लोग का हॉरिजॉन्टल फोर्स थोड़ी ना रजिस्ट करता है। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो पूरा मेंबर उठ करके ये आगे आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी उस पर नहीं आएगी। क्या आप इसको इस पॉइंट के अबाउट अगर इसको आप रोटेट करोगे तो रोटेट हो जाएगा? बिल्कुल सर, रोटेट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये घूम भी जाएगा। अगर आप जो आपका कूलर था उसको एक साइड से, एक किनारे से पकड़ के आप नीचे की ओर झुकाना, तो वो झुक जाएगा ना, घूम जाएगा ना, तो बिल्कुल वो झुक जाता है आप लोग का, ठीक है। रोलर अगर आप यार रिलेट करना है इन चीज़ों को, ठीक है, ऐसे नहीं एकदम हल्के में ले लो। तो ये देखो, ये अगर रोलर था, यहाँ पे भी ये रोलर था, तो आप इसको इस एंड से पकड़ के थोड़ा इस साइड झुकाना, तो जब आप इस साइड झुकाओगे तो ये जो आप लोग का कूलर है ना वो झुक जाएगा। कूलर क्या है? झुक जाएगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट भी कर जाएगा, तो रजिस्टिंग मूवमेंट भी क्या होगा? जीरो। लेकिन जब आपका जो कूलर है आप उसको ना ऊपर से नीचे की तरफ दबाना, ऊपर से नीचे की तरफ दबाना, तो क्या वो दब जाएगा? नहीं दबेगा। क्योंकि यहाँ पर रोलर सपोर्ट आप लोग की लगी हुई है और ये नीचे से एक रिएक्शन डेवलप करेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन डेवलप होती है हमारी, जो कि क्या होती है? वर्टिकल रिएक्शन। तो रोलर पर सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आती है, जो कि वर्टिकल रिएक्शन आती है। तो यहाँ पे देखो, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई हुई है। अब यहाँ पे आप इसको देखो, ये तो आप अगर कभी साइट पे गए हो तो आपने देखा होगा, ये क्रेन को आपने देखा होगा, जो वहाँ पे मटेरियल को उठाती है और अलग अलग जो फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग के वहाँ पे पहुँचाती है। तो इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो ये जो रोलर सपोर्ट है आप लोग की, तो आपने देखा होगा ये आप लोग की ऐसे भी जा सकती है, ये आप लोग की ऐसे भी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लोग की जा सकती है, आगे या पीछे इस तरीके से। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आप लोग क्या? जीरो। लेकिन क्या यहाँ पे जो लोड टंगा हुआ होता है उसकी वजह से ऊपर नीचे मतलब गिर जाता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे एक हमको क्या है, अपने हिसाब से अगर हम इसको नीचे लेके आना होता है तो हम यहाँ से इसको केबल्स को रिलीज़ करते हैं, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे एक हमें रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलती है वर्टिकल में। वर्टिकल में क्या है, हमको एक रिएक्शन देखने को मिलती है, और ये हमारा मूवमेंट भी रजिस्ट नहीं करता है। तो ये जो हमारी सपोर्ट होती है वो कैसी होती है? रोलर सपोर्ट होती है। इस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। और कहाँ पर देखने को मिलती है सर रोलर सपोर्ट? तो ये देखो, हमारे पास ये आप लोग का क्या है? ब्रिज है। तो ब्रिज के एक एंड पर क्या हमने रोलर सपोर्ट लगाई हुई है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये आप लोग की आगे पीछे क्या है? मूव कर सकती है। अगर इसके अबाउट रोटेशन आएगा तो ये रोटेशन को रजिस्ट नहीं कर पाएगी, ये कैपेबल नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होता है इसका? जीरो होता है। क्लियर? आई होप आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा
समझ पा रहे होगे। चलिए यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा, रोलर सपोर्ट मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज अलाउड, जैसे कि मैंने बोला हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड होगा, एंड इट्स नॉट कंपलसरी दैट रोलर सपोर्ट एज व्हील। और इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोलर सपोर्ट में व्हील ही लगे होंगे। रोलर सपोर्ट आप लोग की इस तरीके की भी हो सकती है, मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ। कलर ले लेते हैं, चलो रेड ही ले लेते हैं, ऑरेंज, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास क्या है इस तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोलर सपोर्ट में यहाँ पे अगर हमारे व्हील लगे हुए हैं तो ये व्हील हों, ठीक है। रोलर सपोर्ट हमारी इस तरीके की भी हो सकती है, अगर ये हमारे पास है तो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी हमारी रोलर सपोर्ट होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि रोलर सपोर्ट में हमारे व्हील ही लगे हुए हों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक क्वेश्चन जनरली हमारा बनता है कि सर ये बताइए कि जो हमारा बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, वहाँ पे दोनों एंड पर हिंज सपोर्ट क्यों नहीं होती, एक सपोर्ट हिंज होती है और दूसरी रोलर होती है, ऐसा क्यों होता है। वाई सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ वन हिंज सपोर्ट एंड अदर रोलर सपोर्ट, ऐसा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं अपना। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पे, जब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो यहाँ पे अगर सपोज आपने दोनों यहाँ पे हिंज सपोर्ट दे दी, सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों हिंज सपोर्ट दे दी, और ये आप लोग का क्या है स्टील का बीम बना हुआ, किसका बना हुआ, स्टील का बीम। तो जब आप इस बीम को इधर लेके जाना चाहोगे तो नहीं जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, इधर लेके जाना चाहोगे नहीं आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। इसको आप नीचे लेके आना चाहोगे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी आप लोग की, है कि नहीं। तो आप इस बीम को कहीं भी लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, बीम में बकलिंग होगी, क्योंकि हमको मालूम है जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। वो क्या करता है, एक्सपेंड। तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर भी रिएक्शन है और इधर भी रिएक्शन है, तो इसकी वजह से क्या है, हमारा बीम कुछ इस तरीके से क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा, है कि नहीं। कुछ इस तरीके से हमारा बकल कर जाएगा, चाहे ऊपर की तरफ बकल करे या फिर नीचे की तरफ बकल करे, इस तरीके से हमारा बकल कर जाए। तो हम करते क्या हैं, अपना इस एंड पर रोलर सपोर्ट दे देते हैं, ताकि अगर हम टेम्परेचर इसका एक्सटेंड करें, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसन अलाउ हो जाए। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर मान लो कि इसमें एक्सपेंसन हुआ तो ये रोलर सपोर्ट क्या होगी, थोड़ी सी आगे की तरफ खिसक जाएगी, थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं, तो हेयर एक्सपेंसन इज अलाउ एंड रोलर सपोर्ट रिड्यूस द बकलिंग। तो ये रोलर सपोर्ट क्या कर देती है, हमारी जो बकलिंग होती है उसकी टेंडेंसी को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक एंड पे हिंज और दूसरे पर अपनी रोलर सपोर्ट रखते हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसको हम SSB बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज को हम समझते हैं। आई होप आप लोग को यार चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आप इंटरेस्ट लेकर के इन चीज़ों को पढ़ रहे होगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो मैं लाइव क्लास तो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोग को ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग का टाइम भी पूरा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। जो कंटेंट मैं आप लोग को 1 आवर में करा सकता हूँ वो लाइव क्लास में आप लोग को 2 आवर में होता है सीधे, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। अब आता है इंटरनल हिंज। तो देखो इंटरनल हिंज जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको समझना। सपोज हमारे पास इधर हिंज सपोर्ट है, इधर भी हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज हमने दे दी। तो इंटरनल हिंज होती क्या है कि अगर आपके पास इस पे बीम आएगा, सॉरी इस बीम के ऊपर लोड आएगा, एक सेकेंड का ही। तो अगर इसके ऊपर क्या है हमारा लोड आएगा, तो ये लोड आने की वजह से क्या है, ये जो हिंज है आप लोग की यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से आप लोग की शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हिंज में होता क्या आप लोग का, यहाँ पे देखो इस एंगल पे, इस पे भी यहाँ पे रोटेशन है, तो 1 डिग्री यहाँ पे आती फ्रीडम, 1 डिग्री यहाँ पे फ्रीडम आती है, और यहाँ पे आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आता है। और इस इंटरनल हिंज की वजह से पता है एक और दिक्कत हो जाती है, ये पूरा अगर यहाँ पे अगर सपोज ये ए पॉइंट है, तो ये जो ए डैश पॉइंट होता है वो बिल्कुल ए के नीचे नहीं होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है, तो इस पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलता है। तो जब आप आगे जाओगे और स्ट्रक्चर एनालिसिस को आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे इंटरनल हिंज की वजह से 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कि ये 4 तरीके से डिफ्लेक्ट कर सकती है, समझ रहे हो। अभी अच्छा चलो इसको, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम डिस्कस ही नहीं करते, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को। इंटरनल हिंज समझो आप, ठीक है। तो इन इंटरनल हिंज वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज अलाउड बट सिंपल हिंज डिफ्लेक्शन
इज़ जीरो। अगर हम देखो यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारे पास हिंज है, हिंज पे इस पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी, वर्टिकल रिएक्शन भी आएगी, क्लियर, जैसे ही हमारे इस हिंज पर आती है। लेकिन यहाँ पर इस हिंज पे अगर हम बात करें, जो सपोर्ट वाली हिंज होती है, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब अगर यहाँ पे लोड लगाओ तो नीचे थोड़ी ना जाएगा, यहाँ पे तो रिएक्शन हमको देखने को मिल रही है। वैसे आप यहाँ पे लोड लगाओ तो ये नीचे थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा, नीचे थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हमको मिलेगी। लेकिन जब इस इंटरनल हिंज पे अगर आपने लोड लगाया तो ये आप लोग की ज़रूर डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इंटरनल हिंज और जो हमारी सपोर्ट वाली हिंज होती है उसमें यही डिफरेंस होता है कि हमारी जो इंटरनल हिंज होती है इसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो सपोर्ट वाली हिंज होती है उसमें कोई भी हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो अलाउ नहीं होता है। वहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा जीरो होता है। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन करके आएगा। इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी, तो इसको, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अगर ये हमारे पास है, देखो अगर ये हमारे पास क्या वर्टिकल रिएक्शन डाउनवर्ड है तो यहाँ पे ये इधर लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ है तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ आएगा रेजिस्टेंस, और ये डाउनवर्ड है तो ये हमारे पास क्या आएगी, अपवर्ड। तो मैंने अपवर्ड ही तो लगा रखा था, सही तो लगा रहा था शायद। देखो ये हमारे पास मेंबर था, ये हमारे पास इंच थी। तो अब जब हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो होगी इस पर अगर वर्टिकल डाउनवर्ड अगर है तो इस वाले लेफ़्ट वाले पोर्शन पर अपवर्ड होगी, और अगर ये राइट की तरफ है तो ये हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा। इस तरीके से हमारे पास क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बन करके आएगा। देखो अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अपना दिमाग जहाँ पे लगाना मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को चाहे आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, कोई भी साइन पढ़ रखे हो, साइन कन्वेंशन ऐसे वैसे सब उलट फेर हो जाएगी। सिर्फ आप समझते जाओ चीज़ों को, फिर जो मैं बता रहा हूँ और जो आपने पढ़ रखा फिर उससे सोल्व करके देखना, फिर मैंने जो बताया उससे सोल्व करके देखना, फिर बताना कौन सा आसान लग रहा है, ठीक है। अभी मत लगाना, अभी सिर्फ दिमाग खोल के सिर्फ समझते रहो। तो ये हमारे पास देखो डेली लाइफ में अगर आप इसको देखोगे तो इस तरीके से हमको देखने को मिलती है इंटरनल हिंज। देखो इधर से भी है, इधर से भी, और यहाँ पे ये हमने इसको प्रोवाइड करा हुआ है, ये हमारे पास इंटरनल हिंज है। ये जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइडर। एक और सपोर्ट होती है हमारे पास स्लाइडर। स्लाइडर हमारे पास क्या होता है, शटर और जो स्लाइडर गेट होते हैं उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। आपने देखा होगा ये हमारे पास शटर और गेट होता है ये। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो, ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो। ऐसे भी इसको नहीं घुमा सकते हो, और इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते हो, बाहर भी नहीं निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो देखो, या फिर ये हमारा स्लाइडिंग गेट है तो स्लाइडिंग गेट को आप सिर्फ इस तरफ या इस तरफ लेके जा सकते हो। लेकिन क्या तुम इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हो, ऊपर नीचे भी नहीं ले जा सकते हो। क्या तुम इसको अंदर बाहर कर सकते हो, जैसे अपना जो डोर होता है सिंपल, जो हमारी बिल्डिंग में लगा हुआ होता है, घर कमरे का जो डोर होता है उसको आप रोटेट कर सकते हो, है कि नहीं, अंदर या बाहर उसको मतलब इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। तो जब उसको आप रोटेट कर सकते हो तो क्या इसको भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हो। इसमें केवल एक ही तरीके से आप इसको सिर्फ आगे या इसको पीछे इस तरीके से ले जा सकते हो। तो आप लोग का जो स्लाइडर होता है, स्लाइडर में केवल और केवल आप लोग का इस तरीके से इसमें मूवमेंट अलाउ होगा और इसमें इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो इस पर कितनी रिएक्शन आती हैं, दो, क्योंकि दो तरीके से रजिस्ट करता है। इसको आप इधर लेके जाना चाहो नहीं आएगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी हमारी। आप इसको ऐसे घुमाना चाहो तो नहीं घूमेगा, तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है। तो स्लाइडर पर कितनी यहाँ पे रिएक्शन आती है हमारी, दो रिएक्शन आती हैं। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। तो यहाँ पे भी देखो वर्टिकल यहाँ पर लोड आएगा तो ये नीचे थोड़ी ना डिफ्लेक्ट हो, तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी। इसको ऐसे घुमाना चाहो तो नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को इससे भी समझा दिया। आई होप आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाए होंगे जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अपना समझते हैं FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है हमारे पास, रिमूव ऑल एक्सटर्नल अटैचमेंट। जो भी हमारे पास क्या होता है, मेंबर होता है, उस पर जितने भी एक्सटर्नल अटैचमेंट होते हैं, सपोर्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं और उस पर शो करते हैं रिएक्शन को। जो रिएक्शन होती है उनको शो करते हैं, और रिएक्शन मतलब रजिस्टेंस, जहाँ पे रजिस्टेंस आएगा उसी को हम वहाँ पे शो करते हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इसको नाम दिया हमने वन लाइनर कोर्स। इसको क्या नाम दिया, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट हमने इसको दिया है। तो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से ये हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोग को के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु।
तो वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन पर ये जो हमारा कोर्स है आप लोग को मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका करंट में प्राइस बहुत कम चल रहा है, आप जा कर के देखिए और वहाँ पे इनरोल कर सकते हो। साथ में हमारा एक और कोर्स चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन, वहाँ पे कंप्लीट मिलेगा आप लोग को, तो वो 399 रुपीज़ में चल रहा है। इसका करंट प्राइस बहुत कम चल रहा है, आप जा कर के इसमें इनरोल कर सकते हो, अभी आप लोग के पास मौका है। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 1499 रुपीज़ है, लेकिन अभी ये बहुत कम में आप लोग को मिल जाएगा क्योंकि ये हमारा लाइव कोर्स है। अभी इसमें लगभग हमारे 8 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 9 सब्जेक्ट हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस। 10 जो रहेगा वो हमारा आरसीसी रहेगा, 11 जो रहेगा वो हमारा स्टील स्ट्रक्चर रहेगा। ये सब्जेक्ट हमारे होने वाले हैं, अगर आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें देखो, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और वो उनके ये इस तरह के कमेंट आते हैं, सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इस तरीके का आप कंटेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं आप लोग को फ्री वीडियो जी यूट्यूब पे इसीलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। बहुत कम कॉस्ट पर ये आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम अपना देख लेते हैं, एफबीडी जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, जितने भी एक्सटर्नल अटैचमेंट होंगे उन सबको हम वहाँ पर रिमूव कर देंगे, और जो रिएक्शन होंगी उनको हम शो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था। तो हिंज पे कितनी रिएक्शन आती हैं, दो, दोनों रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है। रोलर पे कितनी आती है, एक रिएक्शन आती है। ये हमारे पास हिंज था, यहाँ पे भी दो रिएक्शन आएंगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यहाँ पे भी दो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये फिक्स्ड सपोर्ट है तो यहाँ पे भी 3 रिएक्शन आएंगी, और यहाँ पे भी 3 रिएक्शन हमारी आएंगी। सही है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड था तो इधर 3 रिएक्शन आएंगी, ये रोलर था तो यहाँ पे 1 रिएक्शन आएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब्ड बीम, प्रोब्ड प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम हम इसको अपना बोल देते हैं। यहाँ पे देखो 1 फिक्स्ड है, 2 रोलर सपोर्ट है, 3 रिएक्शन यहाँ पाएंगी, एक रिएक्शन यहाँ पाएगी, एक यहाँ पाएगी, ठीक है नहीं, रोलर पे। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है, तो फ्रेम में यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो 3 रिएक्शन यहाँ पाएंगी और 3 रिएक्शन यहाँ पाएंगी। लेकिन अगर आप इस फ्रेम को, इन जॉइंट्स को भी अलग करना चाहो, ये भी तो जॉइंट ही है ना, तो इन जॉइंट को अगर आप अलग करना चाहोगे तो याद रखना यहाँ पे भी आप लोग की रिएक्शन आएंगी। ये देखो यहाँ पे आप लोग की, अगर सपोज यहाँ पे आप लोग की वर्टिकल रिएक्शन आ रही थी नीचे, तो इसको रजिस्ट करने के लिए ऊपर से एक रिएक्शन लगेगी। इधर से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही थी तो इसको रजिस्ट करने के लिए इधर से एक रिएक्शन लगेगी। अगर ये इधर को लग रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर से एक रिएक्शन लगेगी। और अगर ये डाउनवर्ड था तो इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड एक रिएक्शन लगेगी। और अगर ये अपवर्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड लगेगी। और अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट में लगेगी, राइट में एक रिएक्शन लगेगी, ठीक है। और अगर ये राइट में है तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में एक रिएक्शन लगेगी। और ये डाउनवर्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड एक रिएक्शन लगेगी। और अगर ये लेफ्ट में है तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट में एक रिएक्शन लगेगी। सही है कि नहीं। और अगर ये अपवर्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड एक रिएक्शन लगेगी। और इधर से हमारा मूवमेंट आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर से भी एक मूवमेंट, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट, इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक मूवमेंट, इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक मूवमेंट, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक मूवमेंट। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप समझना, मूवमेंट भी आप लोग का आ सकता है। तो एक जॉइंट पर यहाँ पर आप लोगों को कितनी रिएक्शन देखने को मिल रही है, 3 रिएक्शन फ्रेम में। ये चीज़ जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक एक चीज़ ये यूज होगी फ्रेम में, एक जॉइंट पर कितनी रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो 3 रिएक्शन हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर मोमेंट होगा एक्सटर्नल तो यहाँ पे भी मोमेंट आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए, इस तरीके से। क्लियर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग की। टाइप ऑफ लोडिंग हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट लोड। तो हम डेली लाइफ में देखो, हम अपना बुक में, नोटबुक में तो इस तरीके से देख लेते हैं कि पॉइंट लोड है, लेकिन इसको डेली लाइफ में कहाँ देखें। तो डेली लाइफ में जो हमारा कॉलम होता है किसी भी बीम के ऊपर, वो हमारा पॉइंट लोड का काम करता है। तो जो पॉइंट लोड होता है हमारा, जैसे कि कॉलम होता है किसी बीम के ऊपर, तो वो किसका काम करता है, हमारा वो काम करता है पॉइंट लोड का, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें यूडीएल की, तो यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर कोई बीम है तो उसके ऊपर जो वॉल बनी हुई होती है, दीवार बनी हुई होती है, वो किसका काम करती है, यूडीएल लोड का काम करती है। और यूवीएल लोड कहाँ पे देखने को मिलता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो जो रैंप वगैरह अगर आपने देखी हो, रैंप अगर आपने कभी शॉपिंग मॉल वगैरह आप गए हो, तो उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड फ्लोर होता है। तो अंडरग्राउंड जो होता है आप लोग का, उसमें अंदर जाने के लिए पार्किंग होती है, और पार्किंग वगैरह में वहाँ पे आपने देखा हो रैंप बनी हुई होती है। इस तरीके से आप अंदर जाते हो बाइक कार लेकर के अपनी, तो वहाँ पर रैंप जो होती है वो आप लोग का यूवीएल का, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है।
चलिए इसके बाद आता है हमारे पास मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस से। यहाँ से आप लोग को मालूम पड़ेगा कि दो मेथड जो होते हैं हमारे पास, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इन फोर्स मेथड को हम कब यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड को कब यूज करेंगे। तो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करने का जो हमारा तरीका होता है वो डी एस और डी के होता है। अब सर ये डी एस और डी के क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। तो हमारे पास डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी हम समझेंगे कि कितने तरीके की होती है, स्टैटिक और हमारे पास काइनेमेटिक्स होती है, कंपेटेबिलिटी हम इक्वेशन पढ़ेंगे, कैसे हम स्टैटिक कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हमारी जो डिटर्मिनेसी होती है, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीनों केस हम पढ़ेंगे, बीम का भी, फ्रेम का भी, ट्रस का भी। कैसे स्टैटिक वाली कैलकुलेट करेंगे, काइनेमेटिक, फिर हम एक्सटर्नल वाली कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल वाली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मैं ऐसी अल्टीमेट ट्रिक आप लोग को दूंगा कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप घड़ी से टाइम लगा लेना, 30 सेकंड से पहले ना सॉल्व हो जाए तो बता देना, ठीक है। 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग को बता दिए। ऐसी ट्रिक दूंगा, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो काइनेमेटिक हो, 30 सेकंड में, चाहे बीम हो, फ्रेम हो, ट्रस हो, ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 30 सेकंड में किसी के भी आप लोग इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, टोटल हो, काइनेमेटिक हो, कोई सी भी हो, ठीक है। बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अगर आप लोग को कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो 8077283538 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कॉल करके भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये हमारा जो कोर्स आप लोगों को चल रहा है, जो वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हो। साथ में अगर हम बात करें तो देखो इस कोर्स का, चलो मैं प्राइस भी आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जो चल रहा है वो 649 चल रहा है, लेकिन जल्दी ये प्राइस आप लोग का 999 में कन्वर्ट होने वाला है। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। सारे टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, जो पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं वो भी आप लोग को मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी, सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाऊंगा। देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो, ये सब के सब क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो ईएससी गेट और एसएससी जेई के क्वेश्चन है वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो कितने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं सिर्फ 2D के लिए, 3D के लिए भी आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। सिर्फ 2D के लिए नहीं, सिर्फ 3D के लिए भी यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से ये मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। तो अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यार। यहाँ पे जो आप लोग को मिलेगा एकदम एक नंबर कंटेंट मिलेगा। कोई भी डाउट किसी भी तरीका, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। डाउट अगर होता है तो चैट ऑप्शन भी मिलेगा, आप फोटो खींच के अपना वहाँ पे भेज सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो 649 रुपीज़, मुझे नहीं लगता यार इससे ज़्यादा फीस तो हमारी 10-12 ट्यूशन की फ़ीस होती थी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लास्ट वीडियो में क्या था कि हम लोग अपना जो बेसिक्स था स्ट्रक्चर का वो कंप्लीट कर चुके थे। जो भी बेसिक पोर्शन था स्ट्रक्चर का, जैसे लोडिंग क्या होती है, सपोर्ट्स क्या होती हैं, किस तरीके की लोडिंग को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है स्ट्रक्चर का, वो सारी चीज़ें हम अपनी कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। और मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि जो हमारा फोर्स मेथड होता है ये कब अप्लाई होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ये कब अप्लाई होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा, देखो अभी हम इनको मेथड को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, मेथड को तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। लेकिन हम ये जानेंगे कि हम इन मेथड को कब अप्लाई करते हैं और क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी क्या होती है और इनको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने का आसान से आसान तरीका क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल लेक्चर होगा। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा यार। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की। तो मैंने कल भी आप लोग को बताया था जब मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था सिलेबस। तो जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तब मैंने आप लोग को बोला था सर दो तरीके के मेथड होते हैं हमारे, एक फोर्स मेथड होता है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। अब देखो, फोर्स मेथड हो या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, दोनों ही मेथड का काम क्या है, अननोन को फाइंड आउट करना। अब ये सर अननोन क्या भला है, तो अननोन कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग के पास ये बीम है तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो इस बीम पर 3 रिएक्शन आएंगी, मतलब 3 तरीके से ये बीम रजिस्ट करेगा। वर्टिकली रजिस्ट करेगा,
और यहाँ पे हिंज पे हॉरिजॉन्टली भी रजिस्ट करेगा। तो 3 तरीके से रजिस्ट कर रहा मतलब 3 रिएक्शन R1 R2 R3 मान लो 3 रिएक्शन आई। तो ये 3 क्या है हमारे पास अननोन है। तो इन 3 अननोन को फाइंड आउट करना ही हमारे पास 2 मेथड होते हैं इन 3 अननोन को फाइंड आउट करने के। एक फोर्स मेथड होता है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। अब ये अननोन हमारे पास सर क्या हमेशा 3 ही होंगे? नहीं भाई, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। ठीक है, इतने सारे अननोन हमारे पास हो सकते हैं। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से इनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड आउट द अननोन फोर्स और रिएक्शन हमको फाइंड आउट करनी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर मूवमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है? ये भी आप लोग अननोन को फाइंड आउट करता है, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड कैसे होता है सर? तो इसमें देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन। डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन को कैलकुलेट करने के बाद हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, चाहे हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो, वर्टिकल हो या फिर हमारे पास मोमेंट हो। कैसे? तो देखिए हमको मालूम है कि जो हमारे पास फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में अगर आपको मालूम हो तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लोगे एक्स, तो ये एक्स जो आता है हमारे पास स्टिफनेस आता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, अपना पहले फाइंड आउट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। देन हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन हाँ दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही मेथड के अपने कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ मेथड कहीं पे अप्लाई होगा तो कोई कहीं पे अप्लाई होगा, और यही चीज़ हमको समझनी है आज के लेक्चर में कि हम कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई कर दें। अगर हमको ये पता चल गया तो हम क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में सोल्व कर देंगे, है कि नहीं? तो यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी अननोन फोर्सेज हैं या रिएक्शन है उनको फाइंड आउट करना है। लेकिन एक हमारा मैथ का बेसिक सा रूल होता है। मैथ का बेसिक सा रूल क्या होता है आपको ये पता होगा। अगर आपके पास क्या मान लो दो इक्वेशन है, ये दो अलजेब्रिक इक्वेशन है, और यहाँ पे देखो दो ही अननोन है एक्स और वाई, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करने पर करें तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया -8y इजिकल टू कितना हो गया 10, -10। अब यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इजिकल टू कितना आ गया 10/8। अब इस y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x। यानी कि आपने एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी ये नोटिस करी कि अगर आप लोग के पास दो इक्वेशन थी तो आप सिर्फ दो ही अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा मैथ का बेसिक सा रूल होता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस में। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो आप समझ जाना। अकॉर्डिंग टू मैथ कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। यानी कि अगर आपके पास 3 अननोन है एक्स वाई जेड, तो आपके पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास सपोज एम एन ओ पी 4 अननोन है, ठीक है, 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपके पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए। तो जितने अननोन उतनी इक्वेशन अगर आपके पास होंगी तो आप आसानी से किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करके अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा बेसिक सा एक मैथ का कॉन्सेप्ट होता है। कैसे? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, और ये हमारे पास रोलर है तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी। कैसे रिएक्शन आती है लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हो। ये हमारे पास ओरिजेंटल रिएक्शन है, ये वर्टिकल रिएक्शन हमने शो कर दी V1, और रोलर पे भी हमारी V2 वर्टिकल रिएक्शन है, वो भी हमने यहाँ पे शो कर दी। इसके साथ ही देखिए हमको मालूम है कि जो हमारे पास 3 स्टैटिक इक्वेशन होती हैं, मैंने आप लोग को बताया था 2D में हमारे पास कितनी इक्वेशन होती हैं 3 इक्वेशन, 3D में हमारे पास कितनी इक्वेशन होती हैं 6 इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बोला था ना, मैं आप लोग को ये इसलिए बार बार जोड़ दे करके उसको इसीलिए याद करा रहा था क्योंकि मुझे मालूम था उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने आप लोग को इसीलिए बोला था। अब देखो 3 अननोन है, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है और 3 ही हमारे पास क्या होती हैं स्टैटिक इक्वेशन होती हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, और मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस 0। तो अगर ये हमारे पास 3 एक्सिस हैं, 3 अननोन अगर हमारे पास हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन अगर हमारे पास हैं, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं और H को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट है।
तो नीचे लिखा हुआ भी है, इफ़ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ अननोन विद द हेल्प ऑफ एबव 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन देन वी कैन से दैट स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट। अब देखो ये एक नया वर्ड निकल करके आया। हमें पता है 3 इक्वेशन, 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और वर्टिकल रिएक्शन V1 है और V2 है, हम इनको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इनको, यहीं पे बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लेना आप लोग। अगर हम लोग अपनी 3 इक्वेशन से 3 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 6 इक्वेशन से 6 अननोन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगी। डिटर्मिनेट का मतलब सिंपल है, आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, डिटरमाइन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो आप डिटरमाइन कर सकते हो, क्या डिटरमाइन कर सकते हो, अननोन को डिटरमाइन कर सकते हो। किसकी हेल्प से कर सकते हो, तो जो आपके पास 3 इक्वेशन है, अगर आप 3 इक्वेशन की हेल्प से 3 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेट कहलाएगी, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट कहेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। देखो एग्जाम्पल बहुत लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स्ड बीम है और ये फिक्स्ड बीम हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक हमारे पास रजिस्टिंग मूवमेंट आएगा, एम आर ले लो या एम ले लो। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो सर 3 अननोन है और 3 है हमारे पास, 3 रिएक्शन या फिर 3 अननोन है और इक्वेशन भी कितनी होती है हमारे पास, 3। तो ये जो हमारे पास बीम हो गया, ये कैसा हो गया, ये सर स्टैटिकली क्या हो गया, डिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली हमारे पास कैसा हो गया, डिटर्मिनेट बीम हो चुका है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा डिटर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं 3 अननोन्स को, 3 इक्वेशंस की हेल्प से अगर हम डिटरमाइन कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अभी मैं सिर्फ आप लोग को मतलब समझा रहा हूँ, डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे आप लोग को बताऊँगा। बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है। एक एंड पे हमने इसको सर फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड पे हमने इसको क्या किया हुआ है, रोलर सपोर्ट दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमने दूसरे एंड पे इसको रोलर सपोर्ट दी हुई, तो हमको मालूम है फिक्स एंड पे 3 रिएक्शन आती हैं, लास्ट वीडियो में बताया था। रोलर पर एक रिएक्शन आती है, ये भी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, क्यों आती है ये भी बताया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 4, अब हमारे पास 4 अननोन हो चुके हैं सर, और इक्वेशंस तो हमारे पास सिर्फ 3 ही होती हैं। तो क्या अब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बाबू। अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, और मैथ का रूल ये बोलता है कि जितनी इक्वेशन उतने ही अगर अननोन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हैंस वी कैन नॉट फाइंड आउट द रिएक्शन और अननोन फोर्सेज बाई द यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। So we can say this structure is statically indeterminate। अगर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, देखो ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगी, मतलब हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होगी, इनडिटर्मिनेट हो गई स्ट्रक्चर हमारी। और कैसी, स्टैटिकली। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं हमारे पास 3 इक्वेशंस, कौन कौन सी 3, समेशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू 0 और समेशन ऑफ एम जेड इजिकल टू 0, इन इक्वेशंस का यूज करके नहीं डिटरमाइन कर सकते। डिटरमाइन करने का तो तरीका है, क्योंकि हमको यार अगर स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एनी हाउ किसी भी हालत में हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे चारों फोर्सेस। तो अगर कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वही तो समझना है, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसी को तो यहाँ पे समझना है हमको। तो उसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से इन 4 अननोन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो सर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी हमारी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है। अगर डिटर्मिनेट है तो अब 3 इक्वेशन, 3 अननोन है तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। और अगर आप लोग के अननोन क्या है, 3 से ज़्यादा अननोन है और इक्वेशन हमारे पास 3 हैं, तो वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगी।
अब क्वेश्चन बना, सर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, आपने कहा था नॉन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आप 3 इक्वेशन से नहीं कर सकते, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे ये तो बताओ। तो देखो भाई, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। अब सर ये क्या कंपेटिबिलिटी इक्वेशन होती है? तो ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन कुछ भी नहीं होती है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए 4 अननोन थे, 3 इक्वेशंस थी, तो अगर हमें किसी तरीके से एक इक्वेशन और मिल जाए, एक इक्वेशन और मिल जाए, तो हमारे पास टोटल इक्वेशन कितनी हो जाएंगी? 4। 4 इक्वेशन हो जाएंगी। और 4 ही क्या है हमारे पास? अननोन। 4 इक्वेशन 4 अननोन तब तो कर सकते हैं ना। तो आप कहोगे हाँ सर तब तो हम कर सकते हैं। तो हम एक इक्वेशन और कहाँ से लेके आए? तो जो भी हम एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाते हैं, उन्हीं एक्स्ट्रा इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं सर, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं किस लिए हूँ भाई? तो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन हम आप लोग को बताएंगे, उससे पहले देखो जितने ज़्यादा अननोन होंगे उतनी ही ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर 3 से ज़्यादा होंगे, जैसे 4 हैं तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 5 है तो 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, 6 है तो 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मतलब जितने ज़्यादा अननोन होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। और जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही क्या होगी? हमारी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होगी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमारे पास होगी। ठीक है। तो स्टैटिक डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया? इनडिटर्मिनेसी मतलब जितने फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे वो क्या हो जाएगी? इनडिटर्मिनेसी। और अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? डिटर्मिनेसी। चलो, अब ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बताओ सर कैसे हम इसको बनाते हैं। तो चलो एक बार कंपेटिबिलिटी इक्वेशन देखते हैं। देखिए कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा इक्वेशन ओनली। ये कुछ भी नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन, 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखिए एक हमारे पास प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है, इस पर क्या लगा हुआ है? हमारा यूडीएल लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? फिक्स्ड है इस एंड से, इस एंड पे हमारे रोलर सपोर्ट है। तो हमको मालूम है इस फिक्स्ड एंड पे 3 रिएक्शन आएंगी और रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी? रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आएगी हमारी। अब हमारे पास सर 4 रिएक्शन है, ठीक है, और 3 हमारे पास इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखो समेसन ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर जीरो, पहली इक्वेशन लगाई तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गई 0। ठीक है। ये सब सोम में सिखा चुका हूँ, कोई भी नहीं कहेगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं आती है। समेसन ऑफ वर्टिकल 4 0, वर्टिकल 4 0 करेंगे तो इधर से R1 इधर से R2, R1 R2, यहाँ पर W इंटेंसिटी का अगर ये लोड है तो W पर यूनिट लेंथ के लिए, अगर इसकी L लेंथ है तो W इंटू L हो जाएगा ये हमारे पास। चलो मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये L लेंथ है, ठीक है। और जो ये लोड लग रहा है ये कितने का है? W का। तो ये हमारे पास आई है W इंटू L, ये इक्वेशन 2 आ गई। सही है। अब इसके बाद हमने मोमेंट लिया, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट 0 ले लिया। जेड एक्सिस मतलब हमने इस पॉइंट के अबाउट जो है, बी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ए पे तो यहाँ पे रजिस्टिंग मोमेंट आता है, यहाँ पे हमने मोमेंट 0 ले लिया। तो जब इस पे मोमेंट 0 लिया तो इसकी हमने इक्वेशन बना दी। तो इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे तो वही हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m1 मोमेंट आ रहा था आपके पहले एंड पर, ये लोड की वजह से मोमेंट था, तो इक्वेशन 3। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन आने की वजह से अब हमारे पास, हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। आप देखो पूरी कोशिश करके देख लेना, यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमारे पास R1 भी अननोन है, R2 भी अननोन है, यहाँ भी देखो R1 अननोन है, और यहाँ पे देखो M1 अननोन है। तो ये देखो R1 R2 और M1, तो इसको अगर आप नहीं भी काउंट कर रहे हो, चलो h की वैल्यू आ गई, इसको हटा दो। लेकिन अभी ये 2 इक्वेशन बची और 3 अननोन है। अब 2 इक्वेशन बची, 3 अननोन है, तो कैसे सोल्व कर लोगे? नहीं सोल्व कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? कंपेटिबिलिटी लगाएंगे। कंपेटिबिलिटी क्या बोलती है कि आपके पास अगर ये बीम था, ठीक है, तो इसको आप सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करो थोड़ा सा। कैसे? इस बीम पे यूडीएल अलग से रहने दो, यूडीएल हमने अलग से लगा दिया, और जो सपोर्ट वाली रिएक्शन थी इसको हमने अलग से शो कर दिया। देखो सपोर्ट वाली रिएक्शन अलग से। तो इसकी वजह से जो लोड ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से जो हमारा बीम डिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन है इसकी वजह से डिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से हमारा बीम जो है डिफ्लेक्ट करेगा। अब मैंने आप लोगों को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो WL⁴/ATI, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और यूट्यूब पर भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है उसकी, आप जा करके देख सकते हो। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डालना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ट्रिक ऐसे करके डालना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ट्रिक बाई VIP सिविल गुरु, VIP सिविल गुरु ऐसे करके डालना, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना। मैंने आप लोगों को ट्रिक से सारी चीज़ें याद करा रखी हैं। उसके बाद देखो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन, जब हमारे पास पॉइंट लोड लगा हो तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है, तो वो आता है आप लोग का, अगर ये RB रिएक्शन है तो RB L³/3 आई,
ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमें मालूम है ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट करा तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, आर बी। क्या आ गई, आर बी। आर बी मतलब बी पॉइंट पे रिएक्शन, जो हमने आर टू कहा था, जिसको हमने आर टू कहा था। तो देखो आर टू हमारे पास आई है। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, आर वन। आर वन जो आएगा उसको यहाँ पे रख दोगे, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, एम वन। तो एच भी पता चल गया, आर वन भी पता चल गया, आर टू भी पता चल गया, और एम वन भी पता चल गया। तो चारों पता चल गए कि नहीं। तो ये हमारा मैजिक है किसका, कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस का। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो आते हैं काम की चीज़ पे, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेसी, कि सर हम इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो हमको बताओ। तो चलो इसको जानने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। आप लोगों को सबको ये मालूम है यार, कंटेंट हमें एक नंबर दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं है। और हमारे चैनल का नाम है वीआईपी सिविल गुरु। तो हमारा स्टेट ऑल ए जेई के लिए और स्टेट ए एग्ज़ाम के लिए हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, और दोनों कोर्स एक नंबर है। कोर्स पहला जो है वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है, जो कि आप लोग को हमारे प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, उस पर आप लोग को देखने को मिलेगा। कोर्स 2 जो है हमारा, जो सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट है। वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट में आप लोग को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ये वीडियो आप लोग अभी देख रहे हो। सेम यही कंटेंट हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। आप लोग बाकी लोगों से पूछ सकते हो, वहाँ पे ग्रुप आप लोग को मिलेगा एप्लीकेशन पर, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पता कर सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो ये हमारा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सेम नंबर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आप लोग के लिए यहाँ पे डेली यहाँ पे कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अभी तक 8 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 9th हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, और 10th जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास वो आरसीसी होने वाला है। तो ये सब्जेक्ट हमारे आरसीसी और स्टील तक जो है ये हमारे फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम फरवरी के बाद है तो आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप लोग को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 90% अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, और मेजर पोर्शन सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के वन लाइनर होंगे, कॉन्सेप्ट प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। डेली क्लासेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डेली पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे मिलेगी, डिटेल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेहतरीन कोर्स आप लोगों का चल रहा है, और बहुत कम प्राइस पे चल रहा है यार। प्राइस वेरी करता रहता है, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ। तो अभी जो गुप्ता एंड गुप्ता का प्राइस चल रहा है वो 399 रुपीज़ है ओनली। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपने वन लाइनर और प्लस कॉन्सेप्ट वाले कोर्स की, तो 649 रुपीज़ चल रहा है। तो जा करके जल्दी करो, इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ करके मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ 999 रुपीज़ होने वाला है। तो फिर मत बोलिएगा, फिर आप बाद में कमेंट करते हो सर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। तो इसको जा करके जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी और जानकारी लेनी है तो हमारे पास ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना इनडिटर्मिनेसी। तो इनडिटर्मिनेसी जब हम पढ़ेंगे तो इनडिटर्मिनेसी मतलब जो भी हमारे पास क्या होंगे, अननोन होंगे, वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है तो अननोन 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, अननोन होंगे। तो जो भी हमारे पास इनडिटर्मिनेसी होगी वो हम बीम की देखेंगे, अपनी फ्रेम्स की देखेंगे, और ट्रस की देखेंगे। सही है, इन तीनों की ही हमसे एग्ज़ाम में पूछता भी है। बीम की भी पूछता है, फ्रेम की भी पूछता है, और ट्रस की भी पूछता है। और मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप लोग किसी की भी इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हो, चाहे वो आप लोग के पास स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो और चाहे वो आप लोग के पास काइनेटिक हो। तो देखिए हमारे पास इनडिटर्मिनेसी की अगर हम बात करें सर, तो 2 तरीके की इनडिटर्मिनेसी होती है हमारे पास। एक स्टैटिक होती है और दूसरी क्या होती है, काइनेमेटिक होती है। जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है इसको हम डीएस बोलते हैं, और इसको हम टोटल इनडिटर्मिनेसी भी बोलते हैं। टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी भी हम इसको बोलते हैं, डीएस को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आप लोग के पास काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होगी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। क्लियर हुआ पढ़ने का तरीका हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो सर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो होता है हमारे पास वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, और दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो यानी कि हमको अगर सर डीएस कैलकुलेट करना है तो डीएस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, इंटरनल निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी,
स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो, लेकिन हम एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, हम इंटरनल कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती क्या है? आपको मालूम है जैसे आपके पास ये एक बीम था, ठीक है, ये आपके पास मान लो एक फिक्स्ड बीम है, तो इधर भी आप लोग के पास 3 रिएक्शन आएंगी इस एंड पे भी, और इस एंड पे भी आप लोग के पास 3 रिएक्शन आएंगी, आएंगी क्या नहीं? तो जो हमारी इनडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल अननोन फोर्सेस की वजह से आती है या एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से आती है, वो हमारे पास क्या होती है? एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती है। क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो हमारे पास 6 अननोन है, तो इन 6 अननोन की वजह से या कहीं 6 रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास इनडिटर्मिनेसी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी बोलेंगे। क्लियर हुआ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी? अब एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी जो होगा सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए एक्सटर्नल वाली को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डी एस ई इजिकल टू आर माइनस के ई। अब ये आर क्या होता है, ई क्या होता है, ये मैं सब आप लोगों को बताऊंगा जब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बस अभी आप समझ लो आर माइनस ई फॉर्मूला होता है। अब आता है सर इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको सबसे पहले देखो हम डी एस आई से लिखते हैं इंटरनल इनडिटर्मिनेसी को। इसके साथ ही ये जो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी होती है ये किस वजह से होती है सर? आपने एक्सटर्नल वाली हमको बता दी कि अननोन फोर्सेस की वजह से होगी, जो एक्सटर्नल अननोन फोर्सेज होंगे या रिएक्शन होंगे उनकी वजह से होगी। लेकिन इंटरनल वाली किस वजह से होगी? तो ये इंटरनल वाली जो होती है आप लोग की, जो अननोन फोर्सेज होती है ना, जो स्ट्रक्चर होती है, तो आपको मालूम है एक स्ट्रक्चर बहुत सारे मेंबर से मिलकर के बनी हुई होती है। एक स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत सारे मेंबर से मिलकर के बनी हुई होती है, और इन सब मेंबर्स में क्या होते हैं? कुछ ना कुछ अननोन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर के मेंबर के जो अननोन फोर्सेज हैं उन इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से, इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, वो जो होती है हमारी उसको हम बोलते हैं इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। समझ आया इंटरनल इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? ये जो, और ये समझो, ये इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, फाइंड आउट तो कर सकते हैं लेकिन इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम इंजीनियर हैं, हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। हम क्या दिमाग लगाएंगे? हमको मालूम है कि जो टोटल इंडिटर्मिनेसी होता है एस डी एस, वो हमारे पास होता है, मतलब जो डी एस स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो डी एस जो होता है एक्सटर्नल प्लस के इंटरनल होता है। तो हमको अगर इंटरनल निकालना है तो इंटरनल निकालने के लिए हम डी एस माइनस के डी एस ही कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है। और इसमें से अगर हम एक्सटर्नल वाली माइनस कर दें, टोटल में से एक्सटर्नल वाली माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगी? इंटरनल वाली बचेगी कि नहीं? तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि हम डी एस को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस डीएस में और डीएससी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है। डीएससी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएस को कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी सर? इंटरनल इनडिटर्मिनेसी आप लोग को मिल जाएगी। समझे कि नहीं? मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। पहले ये दो तरीके की होती है हमारी, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल वाली कैलकुलेट करेंगे, फिर हम टोटल वाली कैलकुलेट करेंगे, फिर इस टोटल में से डीएसआई को निकालने के लिए, इंटरनल वाली को निकालने के लिए इस डीएस में से, टोटल में से हम माइनस कर देंगे किसको? जो एक्सटर्नल वाली है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी? इंटरनल वाली इनडिटर्मिनेसी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप लोगों को अभी नहीं उतना समझ आ रहा हो शायद, तो अभी हम क्वेश्चंस लगाते हैं तब आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी को, जो कि हमारे पास होती है डीएससी। तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी जैसे कि मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से और एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन की वजह से ये आप लोग की होती है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? तो डीएससी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है आर माइनस ई। आर क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, जो भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होंगी उनको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है हमारे पास? 3, 2D के लिए। और 3D स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो वो क्वेश्चन में कहेगा 2D स्ट्रक्चर या 3D, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे, उसमें तो कोई बड़ा वो नहीं है रोल। लेकिन आप मान कर चलो ये 3 इक्वेशन होती हैं
ये हमको पता होता है, ई की वैल्यू 3 होती है और आर जो होती है वो सपोर्ट पर रिएक्शन होती है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल, ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हिंज रिएक्शन है, यहाँ पे ये रोलर है। तो कितनी रिएक्शन होगी टोटल? टोटल रिएक्शन होगी 3। इक्वेशन कितनी होती है हमारे पास? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती हैं। कौन कौन सी? समेसन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेसन ऑफ एफ वाई जीरो और समेसन ऑफ एम जेड जीरो। 3 इक्वेशन होती हैं हमारे पास। तो 3 हमने लिखा। स्टैटिक हम एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डी एस इजिकल टू आर माइनस ई, आर की वैल्यू भी 3, ई की वैल्यू भी 3, सोल्व करा तो कितना आ गया? 0। यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है हमारी? एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। एक्सटर्नली क्या है? डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट है मतलब हम क्या कर सकते हैं? अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हमने दूसरे, मान लो कोई हमने क्या लिया? फ्रेम लिया, ट्रस लिया, ठीक है। तो ट्रस हमने लिया, तो ट्रस में भी देखो हमारे पास ये सपोर्ट है। हम एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकाल लें, तो एक्सटर्नल निकाल लें तो वही रिएक्शन कितनी है हमारे पास? 3 रिएक्शन है। इक्वेशन कितनी? 3। तो वही लगाएंगे, डी एस सी एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आर माइनस ई, आर की वैल्यू कितनी है? 3। इक्वेशन भी कितनी होती है? 3, 0। ये इसका मतलब क्या है? हमें कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब स्ट्रक्चर जो है हमारी वो क्या है? डिटर्मिनेट है। क्या है? डिटर्मिनेट है। सही है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपना फ्रेम की, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फ्रेम है हमारे पास। तो इस फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास इधर भी फिक्स सपोर्ट है, इधर भी फिक्स सपोर्ट है। मतलब 3 रिएक्शन यहाँ पे आएंगी सर, 3 रिएक्शन यहाँ पे आएंगी। सही है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगी हमारे पास। तो रिएक्शन टोटल कितनी होगी? 6। इक्वेशन कितनी होती है? 3। तो डी एस ई निकालेंगे, आर माइनस ई, आर की वैल्यू 6 है, ई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से कितना है? 3। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी ये स्ट्रक्चर जो है वो इनडिटर्मिनेट है, स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट है स्टेटिकली, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अननोन। अगर हमें अननोन को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमको क्या ज़रूरत पड़ने वाली? 3 मोर इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली, ठीक है गाइज। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो स्टैटिकली आपने देख लिया, एक्सटर्नली स्टैटिकली एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेसी आप कैसे निकालोगे? डीएससी कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला आर माइनस सी। बताओ भाई, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना आप लोग को, मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगा होगा इसको कैलकुलेट करने में। अब देखो इंटरनल वाली भी सिखाते हैं। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, इंटरनल वाली कैसे निकालेंगे? डीएसआई। तो ये किसकी वजह से होती है सर? इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से होती है। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से होती है। जो भी स्ट्रक्चर में अननोन फोर्सेज आते हैं उनकी वजह से होती है। इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली, तो हम अपना वही तरीका निकालते हैं। वही तरीका क्या? हमारे पास टोटल इनडिटर्मिनेसी जो होती है, टोटल स्टेटिकली इनडिटर्मिनेसी जो होती है वो एक्सटर्नल प्लस के इंटरनल वाली होती है। तो यहाँ से हमको इंटरनल वाली निकालनी है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास इंटरनल वाली कितनी हो जाएगी? स्टैटिकल डिटर्मिनेट माइनस के जो एक्सटर्नल वाली है उनको माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका तो हमको आता है आर माइनस ई। अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें किसी तरह से, अगर हम फाइंड आउट कर लें अपनी टोटल इनडिटर्मिनेसी डीएस, अगर हम फाइंड आउट कर लें तो डीएस की वजह से अगर हमको डीएस मिल गया तो डीएस में से हम डीएस ही माइनस कर देंगे तो डीएसआई मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? समझ तो आ रहा है ना? डी एस आई निकालने के लिए डी एस में से डी एस सी माइनस कर देंगे। डी एस सी हमको निकालना आता है, डी एस में निकालना सिखा दे रहा हूँ आप लोग को। तो डी एस आई निकाल लोगे कि नहीं? हाँ सर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं डी एस की, कि डी एस कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे अपनी हाउ टू फाइंड टोटल इनडिटर्मिनेसी दैट इज़ डीएस। तो इसको डीएस ऑफ बीम हम देखेंगे। तो डीएस ऑफ बीम देखने के लिए ध्यान से समझना, हम डीएस ऑफ बीम भी देखेंगे, बीम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। डीएस ऑफ फ्रेम देखेंगे, फ्रेम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सर डीएस ऑफ ट्रस भी हम देखेंगे, डीएस ऑफ ट्रस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीनों चीज़ें हम देखेंगे। डीएससी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कितना था? आर माइनस ई। ठीक है, बीच बीच में मैं रिवाइज कराता रहूँगा, सब क्लास में याद करा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सबसे आसान सब्जेक्ट मैंने बोला है ना स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो मैं इसको बना करके दिखाऊंगा सबसे आसान। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, अपना दिमाग में बस आप चीज़ों को पढ़ते जाओ, फिर आप क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन ना बने तब आप कहना कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, तब तो आप कह सकते हो। तो देखो जब हम डीएस निकालेंगे ना बीम की, तो डीएस की जब हम बीम की निकालेंगे तो हम अपने दिमाग में दो चीज़ें रखेंगे कि जब हमारे पास बीम पर लोड लग रहा है या नहीं लग रहा है।
अगर बीम पर लोड नहीं लग रहा है तब तो ठीक है, और अगर बीम पर लोड लग रहा है तो फिर उसको मैं आप लोग को अलग से बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास डी एस ओ बी अगर हमको निकालना है, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर हमको निकालनी है, तो हम देखेंगे विदाउट लोडिंग बीम है, यानी कि बीम पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है, या बीम पर लोड आ रहा है। अगर बीम पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बीम पर लोड आ रहा है, अगर बीम पर लोड आ रहा है, हो सकता है बीम पर लोड आए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इस पे हमारे पास क्या है, कोई भी लोड नहीं आ रहा। ये बीम है हमारे पास, इस बीम पे कोई भी लोड नहीं आ रहा, तो 3 रिएक्शन इधर आएंगी और 3 रिएक्शन हमारी इधर आएंगी, क्योंकि हमारे पास इधर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट आएंगी कि नहीं। आप लोग बोलोगे हाँ सर आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास बीम पर लोड आ रहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, अगर बीम पे सपोज वर्टिकल लोड हमारे पास आ रहा है, तो अब वर्टिकल लोड जो आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट इंड्यूस होगा, इधर भी मूवमेंट आएगा, आएगा कि नहीं, रजिस्टिंग मूवमेंट। और इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल भी हमारे पास रिएक्शन आएगी और इधर भी हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस केस में जीरो हो जाएगी, इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे केवल 2 रिएक्शन आएंगी और यहाँ पे भी कितनी आएंगी, 2 रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ में मैंने लिखा हुआ, क्योंकि 2 डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, 2 डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एक मूवमेंट एक वर्टिकल, एक मूवमेंट और एक वर्टिकल। तो इस वजह से 2 डायरेक्शन में ही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो हमारे पास जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं आ रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस केस को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ये आप लोगों को मुझे लग रहा है कि अभी शायद ना समझ में आए इतना, लेकिन जब मैं क्वेश्चन इसके लगाऊंगा तब आप लोग को ये ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन को रिमूव करते हैं। तो जब रिएक्शन को रिमूव करते हैं तो हम देख लेते हैं पहले बीम पर लोडिंग तो नहीं है। अगर बीम पर लोडिंग आ रहा होता है तो हम यहाँ से 2 रिएक्शन को हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 रिएक्शन को हटाते हैं, क्योंकि थर्ड वाली तो हमारी ऑलरेडी जीरो होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी लोड नहीं है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, आई होप समझ पा रहे होगे। तो अब देखो, अब बात करते हैं डीएस को सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला है। डीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड, कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन हम रिमूव करेंगे, माइनस के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ऐड, कितने कंस्ट्रेंट हम ऐड करेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई बीम है तो उस बीम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैंटिलीवर बीम में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैंटिलीवर बीम में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रिएक्शन आपको हटानी पड़ेंगी और कुछ रिएक्शन आपको ऐड करनी पड़ेंगी कि नहीं। तो जो रिएक्शन हटानी पड़ेंगी वो पहले लिखोगे और जो ऐड करनी पड़ेंगी वो बाद में लिखोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर निकल करके डीएस। डीएस हमारे पास आ गया सर। डीएससी हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ई से, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो क्या डीएसआई नहीं निकाल सकते हो आप लोग, निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, चुटकियों में एकदम। ये सपोज हमारे पास कोई ये कोई हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसको हमें कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना। कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम है इधर हिंज सपोर्ट है, तो इधर हमें क्या बनानी पड़ेगी, फिक्स्ड सपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो इसको हम फिक्स्ड सपोर्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 रिएक्शन तो हमारी होती हैं, तो एक रिएक्शन और ऐड कर देंगे हम, तो 3 रिएक्शन ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंटिलीवर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आती है, वर्टिकल आती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आती हैं, और तीसरा मोमेंट अगर और लगा देंगे तो ये फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको कैंटिलीवर बनाना है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास डीएस क्या होता है, डीएस होता है कितनी रिएक्शन रिमूव करी, तो कितनी रिएक्शन रिमूव करी, एक, माइनस के ऐड कितनी करी, एक, तो 1 माइनस 1 क्या आया, 0। तो हमारा बीम कैसा है, ये स्टेटिकली डिटर्मिनेट बीम है। स्टेटिकली कैसा है, डिटर्मिनेट बीम हमारे पास ये है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई एग्जांपल है, इसको हमें कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना। तो ये तो पहले से ही फिक्स्ड एंड है, कैंटिलीवर है, और इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कितनी रिएक्शन हटानी पड़ेंगी, यहाँ से हमारे पास रोलर पे एक रिएक्शन आती है, तो इसको एक को हटा दो, ऐड कुछ करना पड़ेगा नहीं, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास डीएस क्या आ जाएगा, कितनी रिएक्शन हमने रिमूव करी, एक, माइनस के ऐड कितनी करी, 0। तो 1 माइनस 0 कितना है, 1। तो इसकी जो इंडिटर्मिनेसी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। अगर हमारे पास क्या सपोज ये कैंटिलीवर बीम है और इधर हमारे पास हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है,
ये क्या हमारे पास इंटरनल हिंज। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था इंटरनल हिंज क्या होती है। इंटरनल हिंज होती है आप लोग के पास, अगर ये सपोज बीम है और यहाँ से आप इस सपोर्ट को हटा दो, इस सपोर्ट को हटा दो, तो जब इस सपोर्ट को आप हटाओगे तो ये आप लोग का फिक्स्ड है और ये इंटरनल हिंज है, तो इसके अबाउट ये आप लोग का जो इधर का पोर्सन है इस तरीके से झुक जाएगा, इस तरीके से क्या है झूल जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट। तो वो आप लोग की क्या होती है इंटरनल हिंज होती है। तो देखो अब हम करेंगे क्या, हमको इसको कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा। तो हमने दो रिएक्शन अपनी हटा दी, दो रिएक्शन हटा दी, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा इसके अबाउट झूल जाएगा, नीचे नीचे झूल जाएगा। तो मुझे इसको अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक यहाँ पे कंस्टेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो कितनी रिएक्शन रिमूव करी, दो। ऐड कितनी करनी पड़ी, एक। तो 2 - 1 कितना है, 1। तो डी एस की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है कि नहीं। मैंने तो 30 सेकंड बहुत ज़्यादा आप लोग को बोला था। और सारे ही क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, ठीक है, ये कैंटिलीवर फिक्स्ड एंड का बीम है और इस पर एक वर्टिकल लोड आ रहा है। अब देखो बाबू यहाँ पे लोड आई है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने सोल्व करे थे उन पे लोड आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, किसी पे भी लोड नहीं आ रहा था ना सर। लेकिन इस पे हमारा वर्टिकल लोड आ गया, तो इस पे वर्टिकल लोड आ गया तो इसका डीएस कैसे निकालेंगे, इसको कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन आती हैं सर, 3। 3 रिएक्शन रिमूव करेंगे हम, नहीं 3 नहीं रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 रिएक्शन ही डेवलप होंगी। तो इन 2 रिएक्शन को हम यहाँ से हटाएंगे। तो रिएक्शन रिमूव कितनी करी, 2। कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या इसमें, इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो 2 - 0 कितना आएगा, 2। तो इसका डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मैंने लिखा भी है विद लोडिंग वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केवल 2 डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन ही रिमूव करेंगे हम, सही है नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन को हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसको 0 मान के चलेंगे, वो कुछ है ही नहीं। तो 2 ही यहाँ पर रिएक्शन डेवलप होंगी। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के सब क्वेश्चंस हैं आप लोग के गेट के क्वेश्चन है, ईएससी के क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कुछ जेई एई वगैरह के जो अलग अलग एसएससी जेई वगैरह का भी 1-2 क्वेश्चन इसमें है, सब क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला हमारे पास है, ये बीम है, इसकी हमें क्या निकालनी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी फ्रेम की। फ्रेम की निकालनी, तो चलो डीएस निकालते हैं सर, इसका डीएस। तो यहाँ पे हमें इसे कैंटिलीवर में बनाना पड़ेगा, तो इसे कैंटिलीवर में आप बनाओगे तो कितनी रिएक्शन यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी, 3 यहाँ से हटानी पड़ेंगी, एक यहाँ से हटानी पड़ेगी, एक यहाँ से हटानी पड़ेगी। कैंटिलीवर होना है तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 यहाँ से हटानी पड़ेगी माइनस के। कितनी ऐड करनी पड़ेगी, तो जैसे ही इन रिएक्शन को आप हटाओगे तो ये बीम क्या है इसके अबाउट झूल जाएगा, तो हमें इसे झूलने से रोकने के लिए यहाँ पे एक कंस्टेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो एक कंस्टेंट ऐड करेंगे +1, तो यहाँ पे ऐड कितनी करी, 1। तो 7 - 1 कितना आएगा, 6। तो इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी आई, 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं ये तो बता दो भाई, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, आग लगा दो, 2-3 चीज़ें अपनी तरफ से भी लिख दो यार कि हाँ वाकई कुछ एक नंबर कंटेंट मिल रहा है। और हमसे जुड़ने के लिए, सभी सब्जेक्ट को इस बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए 8077283538 हमारा नंबर है, व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, आप वहाँ से जा कर के लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। वीआईपी सिविल गुरु के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, कोर्स में इनरोल कीजिए, बहुत कम फीस पर आप लोग को यहाँ पे इनरोलमेंट मिल रहा है। पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का आप लोग को नहीं मिलेगा, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन अ स्पेस स्ट्रक्चर। अब देखिए स्पेस स्ट्रक्चर में हमको बताना है इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था 2D जो हमारे पास होता है उसमें 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, और जो 3D फ्रेम होता है उसमें कितनी इक्वेशन होती हैं, 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, बताया नहीं। तो 3D वाले को ही तो हम स्पेस बोलते हैं, 3D वाले को ही तो स्पेस स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। तो स्पेस स्ट्रक्चर यानी कि 3D की बात कर रहा है, और इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। मैं आप लोगों को पहले से ही बताता हुआ आ रहा था ये चीज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 40 मिनट्स हो चुके हैं हमारे लेक्चर को चलते हुए,
कितना लगातार है, हम मेहनत कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे मेहनत का रिजल्ट आप लोग नहीं दे रहे हो। ठीक है, वीडियो को शेयर करो यार, लाइक करो भाई, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो यार, और बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट। आप कमेंट करते हो ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है यार, ऐसा लगता है ना, हाँ वाकई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। तो आप कमेंट किया करो यार अच्छे से अच्छा, और शेयर भी किया करो। पता है मेरे पे कुछ कमेंट आया, एक मैसेज आया कि सर हम इसलिए शेयर नहीं करते हैं वीडियो, आप बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, अगर हम दूसरों को शेयर करेंगे तो उनके भी उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो भाई प्लीज़ यार ऐसा मत करो, कुछ अपने लिए अच्छा सोच रहे हो तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हो तो खुद अच्छा होता है। ठीक है, और हमेशा कभी भी अपने लिए बुरा तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, 2 टाइम्स ये बोलते हैं कि पूरे दिन में सरस्वती माँ हमारे जो जीव होती है उस पर विराजमान होती हैं, तो हमें कभी भी अपने लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए और अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो प्लीज़ यार आप दूसरों की भी हेल्प करो, आपकी खुद की भी, खुद ही आप देखोगे ना आपकी खुद ही ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने फॉलो करी है तो मैं इसलिए आपको भी बोलता हूँ। चलो देखो इसमें देखो, व्हाट इज़ द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन कंटिन्यूस प्रिज्मेटिक बीम, हमें इसमें टोटल इनडिटर्मिनेसी बताना है। तो डीएस निकालेंगे तो कितनी कंस्टेंट रिमूव करें, यहाँ पे देखो लोड आई गया है, देखो बाबू लोड आई गया है, यहाँ पे लोड आई गया तो फिक्स पे से कितनी रिमूव करेंगे 2, यहाँ से कितनी रिमूव करोगे 1, यहाँ से कितनी रिमूव करोगे 1, तो कितनी 2 3 और 1 4, 4 रिमूव करी, ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, कुछ नहीं, तो 4 माइनस 0 4, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन वन ऑफ विच, हमें बताना कौन सी स्ट्रक्चर स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होगी। तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट कौन सी होगी, जिसका डी एस नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और अगर डी एस जीरो आई है तो वो कैसी हो जाएगी, इंडिटर्मिनेट हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमें स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बताना, तो कैन नॉट बी एनालाइज एट ऑल, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। कैन बी एनालाइज एट ऑल, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। कैन बी एनालाइज यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। हम देखो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो हम अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम जो हमारी स्टैटिक इक्वेशन होती है उनको यूज़ करके, और कंपेटिबिलिटी इक्वेशन जो उसको भी यूज़ करके। मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करके दिखाया था कि यूडीएल लगा था और यहाँ पे आप लोग का रोलर सपोर्ट था, ऊपर ही जस्ट आपको करके दिखाया था, दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम इज गिवन बाई, इसकी इंडिटर्मिनेसी हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक रिएक्शन यहाँ से हटानी पड़ेगी, एक यहाँ से हटानी पड़ेगी, और ये इंटरनल हिंज है तो इसको अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए एक ऐड करनी पड़ेगी। तो रिमूव कितनी करी 2, ऐड कितनी करी 1, 2 माइनस 1 1, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, अगर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है तो उसका मतलब क्या होगा। तो हमारे पास देखिए कह रहा है कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड सिंपली सपोर्टेड है, तो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेट होगा, नहीं होगा, इसका तो डी एस जीरो आएगा ही नहीं। बोथ एंड आर फिक्स्ड, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो डी एस जीरो आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है बीम इज़ ओवरहैंग ओवर टू सपोर्ट, अगर एक बीम है 2 ओवरहैंग पर सपोर्टेड है तो बिल्कुल उसका डी एस जीरो आएगा, उसका डी एस क्या आएगा, जीरो आएगा। मान लो इधर हिंज है इधर रोलर है तो इस तरीके से हो सकता है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा, ये हिंज डी एस जीरो आएगा, इसका डी एस जीरो आएगा तो ये स्टेटिकली डिटर्मिनेट होगा। यहाँ पे बोला बीम इज सपोर्टेड ऑन 3 सपोर्ट्स, अगर बीम 3 सपोर्ट्स पे होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी एस जीरो हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द टू स्पैन कंटिन्यूस बीम विद एन इंटरनल हिंज सो बिलो, हमें इस केस में बताना है कि हमारी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी। तो इसको मान लो कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है, तो इधर हिंज है तो इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाओगे और इसको हटाओगे इसके अबाउट झूल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी, तो कितनी ऐड करनी पड़ी, एक और एक दो, दो ऐड करनी पड़नी, रिमूव कितनी सॉरी रिमूव कितनी करनी पड़नी, पहले रिमूव वाली लिखते हैं ना, तो रिमूव कितनी करनी पड़नी 2, ऐड कितनी करनी पड़नी 2, तो रिमूव माइनस ऐड 2 जीरो आएगा, तो ये कैसी होगी, इसकी इंडिटर्मिनेसी जीरो होगी। एक भी ये है हमारे पास, गेट का क्वेश्चन है ये हमारे पास 1994 का, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन था। अ बीम फिक्स्ड एट द एंड्स सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड ओनली स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज, हमको इसकी इनडिटर्मिनेसी बतानी। तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये फिक्स्ड बीम हमसे बोला है, लेटरल लोड मतलब वर्टिकल लोड उस पर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कितनी रिएक्शन रिमूव करेंगे, यहाँ से 3 नहीं, यहाँ पे 2 रिएक्शन रिमूव करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि लोड आ रहा है,
देखो लोड आ रहा है, लेटरल लोड आ रहा है, तो लेटरल लोड आ रहा है तो यहाँ से 3 रिएक्शन नहीं 2 रिएक्शन रिमूव करेंगे, 2 तो ऐड करनी पड़ेगी, कुछ नहीं तो 2 - 0 कितना आएगा 2, तो इसकी इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी 2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में बहुत लॉजिकली। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कितना काम आ रहा है जो मैंने आप लोग को बताया था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम डिस्कस करेंगे। फिर इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम के बाद हम देखेंगे अपना इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम में 2D और 3D फ्रेम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रस, अपना ट्रस की कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर ट्रस के बाद हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉन्क्लूजन मैंने तीनों ही यहाँ पे लिख दिए हैं, बीम के लिए कैसे कैलकुलेट, फ्रेम ट्रस के लिए, यहाँ पे कॉन्क्लूजन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप निकालोगे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेमेटिक। फिर काइनेमेटिक के बाद आप देखोगे अपना स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, क्या देखोगे फिर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे अपने। अब इसके आगे के जो भी लेक्चर होंगे वो सब आप लोग को एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आप एप्लीकेशन पे इनरोल हो जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को PDF नोट्स वगैरह इसके और वीडियोस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह ये सब आप लोग को वहीं पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो क्या मैं इसको सबसे इजी सब्जेक्ट बना पा रहा हूँ आपके लिए या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेटेज मैंने आप लोग को बता दिया, 5 to 10 मार्क्स का वेटेज होता है आप लोग का। कोई भी अगर UP PSC चाहे AE का एग्ज़ाम हो आप लोग का, कोई भी AE का एग्ज़ाम हो या JEE का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आप लोग को, सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा ज़रूर, आपका प्यार आपका सपोर्ट बस बना रहे, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक और चीज़, अगर आप लोग को देखो, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आप लोग को क्या है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट चाहिए, तो जॉब अपडेट के लिए हमारा दूसरा चैनल है क्लासिक जॉब। ठीक है, क्लासिक जॉब पर मैं आप लोग के लिए डेली अच्छी अच्छी जॉब लेकर के आता हूँ, जो आप लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब होती हैं और स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जॉब होती है, वही जॉब मैं आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ। तो सर्च करके भी आप क्लासिक जॉब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैंने आप लोग को लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे सबसे पहला आता है कंसेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर हम समझते हैं, जीरो फोर्स मेंबर का मतलब होता है हमारे पास कि जो ट्रस के अंदर मेंबर लगा हुआ है उसमें ना तो हमारी कंप्रेशन आएगी ना ही हमारी टेंशन आएगी, यानी कि किसी भी तरीके का फोर्स नहीं आएगा, ना तो प्लस वाला आएगा ना ही माइनस वाला फोर्स आएगा। अगर सर इसमें कोई भी फोर्स नहीं आएगा तो फिर हम इस जीरो फोर्स मेंबर को लगा क्यों रहे हैं। तो हम जीरो फोर्स मेंबर को इसलिए लगाते हैं कि फ्यूचर में मान लीजिए जो अगर हमने ब्रिज बनाया है तो उस ब्रिज के ऊपर क्या है हमारा लोड आएगा, लोड भी कौन सा, रोलिंग लोड, जिसको हम मूविंग लोड भी बोलते हैं। तो ये हमारा मूविंग लोड आएगा जो इसके ऊपर से पास होगा, ठीक है। वी अगर कोई ट्रक आ गया बस आ गई तो आएगा, तो हो सकता है उनकी वजह से इसमें कोई फोर्स आ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं जीरो फोर्स मेंबर को लगाते हैं। तो अगर वैसे तो हमारा अगर हम देखें टेक्निकली तो उसमें क्या कोई भी वो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो फोर्स है हमारा तो उसको हटा दो मेंबर को, उसकी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई लोड आता है मूविंग लोड वगैरह, तो उसकी वजह से उसमें फोर्स आ सकता है, तो इसलिए हम उसको लगा देते हैं। क्लियर। अब हम कैसे पता करेंगे कि ट्रस में हमारा कौन सा जीरो फोर्स मेंबर है। तो देखो हमारे जीरो फोर्स मेंबर को पता करने की दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है दो कोलिनियर मेंबर है, टू क्या है नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं सॉरी, टू नॉन कोलिनियर। अब सर अगर नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, अगर मान लो कि दो मेंबर जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ये कोलिनियर है। और अगर दो मेंबर एक ऐसे है और दूसरा मेंबर इस तरीके से है, फिर एक मेंबर ऐसे है दूसरा मेंबर इस तरीके से है, तो ये दोनों मेंबर क्या है हमारे नॉन कोलिनियर मेंबर हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या बोलती है, अगर टू नॉन कोलिनियर मेंबर हैं और उन पर ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन है, तो उन दोनों मेंबर में, उन बोथ मेंबर में क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। कैसे, तो इस स्ट्रक्चर को आप समझिए ट्रस की। यहाँ पे देखिए हमारे पास हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास रोलर सपोर्ट है। अब इस सी पॉइंट को आप देखिए, तो सी पॉइंट क्या पे है, इस पे तो हमारे दो मेंबर, एक CD मेंबर और एक BC मेंबर, दोनों हमारे नॉन कोलिनियर हैं, दोनों की लाइन ऑफ जो एक्सिस है वो अलग है। साथ में यहाँ पे देखिए जो सी पॉइंट है इस पर ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ना ही कोई सपोर्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो मेंबर होंगे हमारे वो जीरो फोर्स मेंबर होंगे। कौन कौन से मेंबर, CD एंड मेंबर BC, ये क्या होंगे, जीरो फोर्स मेंबर होंगे। क्लियर। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, टू नॉन कोलिनियर मेंबर है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना कोई सपोर्ट है उस जॉइंट पर। और जॉइंट समझना, जॉइंट पे हम देखेंगे जॉइंट पर ना कोई सपोर्ट है ना कोई एक्सटर्नल लोड है, तो उन दोनों मेंबर में क्या होगा हमारा जीरो फोर्स होगा।
पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि मान लीजिए 3 मेंबर हैं, एक जॉइंट पर 3 मेंबर हैं और उन 3 मेंबर में से 2 मेंबर कोलिनियर हैं। 2 मेंबर कैसे हैं? कोलिनियर है। और उन पर जॉइंट पर जो जहाँ पर वो कनेक्टेड हैं 3 मेंबर, सपोज अगर एक मेंबर ये एक मेंबर ये, तो ये हो गया हमारे पास 3 मेंबर, एक मेंबर ये एक मेंबर ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए जॉइंट पे 3 मेंबर है और यहाँ पे भी ए जॉइंट पे 3 मेंबर है। और इनमें आप नोटिस करो तो 2 मेंबर कोलिनियर है, 2 मेंबर क्या कोलिनियर है। तो यही बोल रहा है कि 3 मेंबर हैं एक जॉइंट पर और उनमें से 2 क्या हैं? कोलिनियर है। और जॉइंट पर ना तो कोई एक्सटर्नल लोड है और ना कोई सपोर्ट है, तो थर्ड मेंबर में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड मेंबर में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब देखो यहाँ पे 2 मेंबर कोलिनियर थे और यहाँ पे थर्ड मेंबर था हमारे पास, तो 2 मेंबर तो कोलिनियर है, तो थर्ड मेंबर में फोर्स क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो हो जाएगा। देखो ये 2 मेंबर कोलिनियर है, बी ए और बी ए सी, तो 2 कोलिनियर मेंबर हैं, तो थर्ड मेंबर में जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी आप समझ सकते हो। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका फोर्स को तो इसको बैलेंस कर लेगा, लेकिन नीचे से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जीरो फोर्स हो जाएगा। सही है। तो समेशन ऑफ एफ वाई करोगे तो आपको यहाँ पे जीरो फोर्स देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही इस केस में देखो, जब आप इसके 2 कंपोनेंट करोगे तो यहाँ पे एफ ए डी फोर्स है, तो इधर आ जाएगा आप लोग का एफ ए डी कोस थीटा और इधर आ जाएगा आप लोग का एफ ए डी साइन थीटा, है कि नहीं? एफ ए डी साइन थीटा आ जाएगा वर्टिकल वाला। तो जब आप इसमें फोर्स निकालोगे, ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे कोस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ठीक है। देखो जब आप इसमें इसके 2 कंपोनेंट करोगे एफ ए डी के, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे, इधर एफ ए डी कोस थीटा आएगा और इधर कितना आएगा? एफ ए डी साइन थीटा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम वर्टिकल फोर्स को जीरो कर रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्स और तो कोई है नहीं, सिर्फ एफ ए डी साइन थीटा, तो एफ ए डी साइन थीटा इजिकल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो थीटा कोई एंगल है, अब ये थीटा तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये मेंबर किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड तो आप तभी बोलोगे ना जब थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो थीटा चाहे 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो जब थीटा यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा तभी आप इसको इंक्लाइंड मेंबर बोलोगे और तभी ये कंपोनेंट भी आएगा। तो यहाँ पे थीटा तो जीरो नहीं हो सकता, तो थीटा जीरो नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एफ ए डी को ही क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो इसलिए एफ ए डी क्या हो जाएगा? आपका जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये हमारे पास है, देखिए हमें इसमें बताना है कि जो हमारे पास है जीरो बी डी मेंबर जो है, बी डी मेंबर जो है इसमें हमें फोर्स बताना है। तो देखो बी डी मेंबर के लिए आप डी जॉइंट पाओ, डी जॉइंट पाने के लिए आप इस पॉइंट पाओ, तो यहाँ पर 2 कोलिनियर मेंबर है, 2 कोलिनियर, और एक क्या आप लोग का नॉन कोलिनियर, एक क्या आप लोग का नॉन कोलिनियर। तो 2 कोलिनियर मेंबर अगर हैं हमारे और जॉइंट पर कोई भी लोड कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो थर्ड मेंबर में फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो थर्ड मेंबर में फोर्स क्या हो गया? जीरो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फोर्स बताना है मेंबर ए बी में, ए बी मेंबर में फोर्स बताना है। ये हमारा ए बी मेंबर है। तो यहाँ पे देखो ये ए जॉइंट पे आओ, तो ए जॉइंट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे ना तो कोई सपोर्ट है ना कोई लोड है, और दोनों के दोनों मेंबर कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। तो पहली वाली कंडीशन होगी जीरो फोर्स मेंबर की। तो 2 मेंबर हैं, 2 के 2 मेंबर नॉन कोलिनियर हैं और जॉइंट पर ना कोई लोड है ना कोई सपोर्ट है, तो दोनों मेंबर में फोर्स क्या होगा? जीरो। तो दोनों मेंबर में फोर्स क्या होगा? जीरो। तो ए बी में भी जीरो, और यहाँ पे अगर इसको सी ले लें तो ए सी में भी क्या होगा? फोर्स जीरो। 2 नॉन कोलिनियर मेंबर में फोर्स क्या होगा? जीरो। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान, आप लोगों को सबको ये मालूम है यार, कंटेंट हम 1 नंबर दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं है। और हमारे चैनल का नाम है वीआईपी सिविल गुरु। तो हमारा स्टेट ऑल ए जेई के लिए और स्टेट एई एग्ज़ाम के लिए हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, और दोनों कोर्स 1 नंबर है। कोर्स पहला जो है वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है, जो कि आप लोग को हमारे प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, उस पर आप लोग को देखने को मिलेगा। कोर्स 2 जो है हमारा, जो सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट में आप लोग को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ये वीडियो आप लोग अभी देख रहे हो। सेम यही कंटेंट हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। आप लोग बाकी लोगों से पूछ सकते हो, वहाँ पे ग्रुप आप लोग को मिलेगा एप्लीकेशन पर, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पता कर सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो ये हमारा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सेम नंबर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आप लोग के लिए यहाँ पे डेली यहाँ पे कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अभी तक 8 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 9th हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है और 10th जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास वो आरसीसी होने वाला है।
तो ये सब्जेक्ट हमारे आरसीसी और स्टील तक जो है ये हमारे फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम फरवरी के बाद है तो आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप लोग को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 90% अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे और मेजर मेजर पोर्सन सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के वन लाइनर होंगे, कॉन्सेप्ट प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। डेली क्लासेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डेली पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे मिलेगी, डिटेल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेहतरीन कोर्स आप लोगों का चल रहा है और बहुत कम प्राइस पे चल रहा है यार। प्राइस वेरी करता रहता है, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ। तो अभी जो गुप्ता एंड गुप्ता का प्राइस चल रहा है वो 399 रुपीज़ है ओनली। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपने वन लाइनर और प्लस कॉन्सेप्ट वाले कोर्स की तो 649 रुपीज़ चल रहा है। तो जा करके जल्दी करो, इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ करके मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ 999 रुपीज़ होने वाला है। तो फिर मत बोलिएगा, फिर आप बाद में कमेंट करते हो सर प्राइस बढ़ गया प्राइस बढ़ गया। तो इसको जा करके जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी और जानकारी लेनी है तो हमारे पास ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप ले सकते हैं।